ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। अध्याय 91। एक बुरी योजना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इस वाइन में अल्कोहल की मात्रा को कम करके आंका हो? शर्वानी खुद से सवाल करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये पहली बार था जब उसे एक बोतल पीने के बाद ही नशे में होने का एहसास हुआ। फिर भी उसे लगा कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है और उसने गिलास में शराब की एक और बोतल डाल दी। वह बस उसे लेने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि दूसरी महिला के साथ भी यही स्थिति हो रही है। उसे यह अजीब लगा। आखिरकार सामान्य परिस्थितियों में उसे ही सबसे पहले हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन दूसरे पक्ष को देखकर उसे पता चल गया कि उसे भी लग रहा था कि शराब का असर पहले से ही हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह भी शराब की एक बोतल पीने के बाद ही नशे में आ रही थी। क्या ये वाकई वही सामान्य शराब है जो हम आमतौर पर पीते हैं? शर्वानी ने खुद से सवाल किया। उसने अपने हाथ में शराब का गिलास देखा, फिर दूसरी महिला की तरफ देखा। जब उसे एहसास हुआ कि दूसरी महिला पहले ही दूसरा गिलास पी चुकी है, तो उसने फिर भी पीना जारी रखने का फैसला किया। शायद दूसरी महिला सिर्फ उसके साथ खेल रही थी और उसे बिल्कुल भी नशा नहीं हो रहा था। शर्वानी ने तुरंत गिलास में शराब पीना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अभी आधी ही पी थी कि उसे एहसास हुआ कि वह और नहीं पी सकती। वह इसे और नहीं सह सकती थी। शराब बहुत खट्टी थी और गले में कट लगने जैसा एहसास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे एहसास हुआ कि शराब में जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत गिलास में बची हुई शराब रख दी। फिर उसने अपने सामने बैठी महिला की तरफ देखा और उससे पूछना चाहा कि क्या उसे इस बार शराब में कुछ अजीब लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, उसे अचानक चक्कर आने लगा। उसे लगा कि वह कभी भी बेहोश हो जाएगी। तुरंत ही उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसे एहसास हुआ कि निश्चित रूप से कुछ हुआ है और शराब में कुछ गड़बड़ है। वह संघर्ष करती हुई किसी तरह कुर्सी से उठ खड़ी हुई जिस पर वह बैठी थी। वह इस जगह से जाना चाहती थी ताकि वह क्रिश को ढूंढ सके। इस तरह वह उसकी रक्षा कर सकेगा और उसे घर ले जा सकेगा। दोस्तों, शराब में कुछ गड़बड़ है, हमें जाना होगा। शर्वनी ने खुद को मजबूर करते हुए ये शब्द कहे। कमरे में मौजूद दूसरी महिलाएं हंसने से खुद को नहीं रोक पाईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शर्वानी ने सिर्फ एक बोतल शराब पीने के बाद ही हार मान ली थी। इसलिए उनमें से कुछ ने उसका मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, शर्वानी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। इस समय शर्वानी को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज आई हो और उसके शरीर की सारी ऊर्जा को निगल गई हो। वह अब खड़ी होने में असमर्थ थी और जमीन पर गिर पड़ी। वह उठने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की वह उठ नहीं पाए। दूसरी महिलाओं को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये पहली बार था जब उन्होंने शर्वानी को शराब पीने के बाद जमीन पर गिरते देखा था। इन महिलाओं की अपनी एक सीमा थी। ये सच हो सकता है कि शर्वनी और दूसरी महिला ही कमरे में सबसे ज्यादा शराब सहन करने वाली महिला थी, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ कम अल्कोहल वाली शराब थी। इसलिए जब उन दोनों को ऐसी शराब दी गई जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऐसा लगा कि शराब में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने के अलावा उसमें कुछ और भी गड़बड़ थी। जब बाकी महिलाएं सोच रही थीं कि क्या हो रहा है, तभी शर्वानी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही दूसरी महिला भी अचानक खड़ी हो गई। उसे भी एहसास हो गया था कि शराब में कुछ गड़बड़ है। वह संघर्ष करती हुई उस मेज से कुछ कदम दूर चली गई जिस पर वे शराब पी रहे थे। उसने अभी तक अपने हाथ में शराब का गिलास नीचे नहीं रखा था और वह लगातार उसे घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। साथ ही उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें भी थीं। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में मौजूद दूसरी महिलाएं तुरंत घबरा गईं। अगर यह सिर्फ शर्वानी थी तो वे बता सकती थी कि शायद वह शराब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन दूसरी महिला के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार वह शराब को सबसे अच्छी तरह बर्दाश्त करने वाली महिला थी। इसलिए दूसरी महिलाएं तुरंत उन दोनों की ओर दौड़ीं। उन्होंने उन्हें जमीन से उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन दोनों के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई हफ्तों से कुछ खाया ही ना हो। उनके साथ कुछ गड़बड़ है, हमें उन्हें अभी अस्पताल ले जाना होगा, उनमें से एक ने तुरंत चिल्लाकर कहा। बाकी लोगों ने तुरंत उनकी बात मान ली और शर्वानी और दूसरी महिला दोनों को सहारा देने के लिए आगे बढ़े। फिर वे उस निजी कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे जिसमें वे थे, लेकिन वे अभी निजी कमरे के प्रवेश द्वार पर ही पहुंचे थे कि अचानक उन्होंने एक ऐसी बातचीत सुनी जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या आप खुराक के बारे में निश्चित हैं? मैं नहीं चाहता कि जब मैं कोई कार्रवाई शुरू करूं तो कोई मुझे परेशान करना शुरू कर दे। एक मर्दाना आवाज गूंजी जो किसी युवा पुरुष की लग रही थी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है युवा मास्टर, हमने सब कुछ सावधानी से किया। हम जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और वे कई बार इस क्लब में आ चुके हैं।
इसलिए मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की कि इस बार वे जो शराब पिएंगे उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा हो। इसके अलावा हमने शराब में कुछ और मिलाया है, इसलिए आप बाद में इसका आनंद ले सकते हैं। एक और पुरुष आवाज ने जवाब दिया, यह अच्छा है, तुमने अच्छा किया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं जब अपना मजा पूरा कर लूं तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाए, युवा आवाज ने जवाब दिया। फिर अगले ही पल जब महिलाएं सोच रही थीं कि क्या करें, निजी कमरे के दरवाजे अचानक खुल गए। तभी एक युवक और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उनके पीछे 5 आदमियों का एक समूह था, जिनमें से हर एक ने काला सूट पहना हुआ था। वे मांसल शरीर वाले थे और उनके चेहरे पर भाव बहुत सख्त थे। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, युवक ने अपने सामने खड़ी महिलाओं को देखा। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पहले उसे बताया गया था कि जो महिलाएं आई थीं, वे सभी सुंदर थीं, लेकिन अब जब वह उन्हें देख रहा था तो वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि वे वाकई बहुत सुंदर थीं। हालांकि वे सभी उतनी खूबसूरत नहीं थीं, फिर भी उनमें से 2 हाई प्रोफाइल सुंदरियां थीं। उनमें से एक को पहले ही बाहर कर दिया गया था, जबकि दूसरी महिला वर्तमान में उन 2 महिलाओं में से एक का समर्थन कर रही थी जो पहले से ही बाहर हो चुकी थी। युवक ने सीब्लू नाइट क्लब के मैनेजर की तरफ चेहरे पर उदासी के भाव के साथ देखा। मुझे लगा कि आपने पहले से ही व्यवस्था कर ली है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनमें से सिर्फ 2 को ही बाहर किया गया है? क्या पूरे समूह को बाहर नहीं किया जाना चाहिए? काले रंग का सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी पसीने से तरबतर था। वह कोई और नहीं बल्कि क्लब का मैनेजर था। इस समय वह खुद को निगलने से रोक नहीं पाया। आखिरकार वह कुछ समय पहले ही शेखी बघार रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह जिस परिणाम की उम्मीद कर रहा था वह नहीं हुआ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है युवा मालिक। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी आपको परेशान न करे। इसलिए आप 2 से शुरू कर सकते हैं, जबकि मैं बाकी को संभाल लूंगा और उन्हें आपके लिए तैयार करूंगा, प्रबंधक ने कांपती आवाज में जवाब दिया। उस समय कैजुअल कपड़े पहने हुए युवक ने मैनेजर की तरफ नाराजगी भरे चेहरे से देखा। फिर भी उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई और फिर से लड़कियों की तरफ देखा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, सुनिश्चित करो कि सब कुछ ठीक से हो। उन दोनों को मेरे कमरे में ले जाओ, युवक ने कहा और अपने पीछे सूट पहने 5 आदमियों की ओर हाथ हिलाया। वे लोग तुरंत आगे बढ़े, आदेश का पालन करने के लिए तैयार। उन्होंने महिलाओं के चेहरे पर डर के भावों की परवाह नहीं की और उन दोनों महिलाओं को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए जो उस समय बेहोश थीं। तुम लोग क्या करने की योजना बना रहे हो? अगर तुमने हम पर हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, चोटी में बाल बांधे महिला ने चेहरे पर धमकी भरे भाव के साथ कहा। फिर भी वह जो डर महसूस कर रही थी, उसके कारण उसके चेहरे पर धमकी भरा भाव उसे और भी प्यारा बना रहा था। वह कमरे में मौजूद दूसरी महिला थी जिसे शीर्ष सौंदर्य माना जाता था। ये सही है, और आप क्लब के मैनेजर हैं। क्या आप अपने ग्राहकों के साथ इस तरह से पेश आते हैं? मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं पुलिस को आपकी शिकायत करूंगी ताकि वे इस क्लब के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, हरे रंग की पोशाक पहने महिला ने तुरंत कहा। फिर भी दूसरी महिलाओं की तरह वह भी पूरी तरह से हिल गई थी। अगर शर्वानी और दूसरी महिला दोनों ही इस समय होश में होती तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिन 2 महिलाओं में लड़ने की क्षमता थी वे पहले ही बेहोश हो चुकी थीं, जिससे दूसरी महिलाओं में प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म हो गई। जो समूह आगे भेजा गया था उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि महिलाएं क्या कह रही थीं। इसके बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दूसरी महिलाओं को किनारे धकेल दिया और फिर उनमें से 2 ने उन 2 महिलाओं को उठाया जो उस समय बेहोश थीं। उन्हें कंधों पर उठाकर वे पीछे मुड़े और जाने को तैयार हुए, लेकिन इसी समय उन्हें अचानक एहसास हुआ कि युवक और मैनेजर के पीछे कोई खड़ा है। एक पल के लिए उनकी हरकतें रुक गईं। अध्याय 92 एक संयोग उन्हें कंधों पर उठाकर वे पीछे मुड़े और जाने को तैयार हुए, लेकिन इसी समय उन्हें अचानक एहसास हुआ कि युवक और मैनेजर के पीछे कोई खड़ा है। एक पल के लिए उनकी हरकतें रुक गईं। उन दोनों के हाव भाव देखकर जो उस समय 2 महिलाओं को ले जा रहे थे, मैनेजर और युवक दोनों ही थोड़े हैरान हुए। उन्होंने तुरंत उन दोनों की निगाहों का अनुसरण किया, फिर वे पीछे मुड़े। उस समय उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना उनकी जानकारी के उनके पीछे आ जाएगा। नोवेल बिन में आपका स्वागत है मप वाई। दरअसल किसी को पता ही नहीं चला कि यह युवक जो उनके सामने था कब यहाँ आ गया। फिर भी जब वह अपने सामने खड़ी दूसरी पार्टी को देख रहा था तो युवक के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह पहले से ही इस आदमी से निपटने के तरीके के बारे में सोच रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष को उसके सामने ऐसे ही आना पड़ा। इस बात से नाराज होने के बजाय कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में कोई आया था, वह रोमांचित था। दूसरी ओर मैनेजर पहले से ही पसीने से तरबतर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस युवक का यहाँ आना कैसे संभव था। इस निजी कमरे में आने से पहले ही उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर ली थी कि फिलहाल कोई भी यहाँ न आ सके।
लेकिन किसी तरह ये युवक चुपके से वहां पहुंचने में कामयाब हो गया। इसके अलावा उसके चेहरे पर ठंडे भाव को देखकर यह स्पष्ट था कि वह जो कुछ भी कर रहा था उससे वह खुश नहीं था। युवक, चोट लगने से पहले अपने काम पर ध्यान दो, इसलिए अभी यहाँ से भाग जाओ और जो कुछ भी तुमने देखा है उसे भूल जाओ, मैनेजर ने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ कहा। अगर संभव हो तो वह इस युवक को अभी खत्म कर देना चाहता था, लेकिन इस बारे में बहुत सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह इस युवक से निपटेगा, लेकिन बेशक यहाँ के युवा मालिक के सामने नहीं। नहीं, सच में नहीं। इस बदमाश को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मुझे कुछ काम निपटाना है और इसके लिए इसकी जरूरत है। दूसरी ओर युवा मालिक ने अपने चेहरे पर उभरी मुस्कान को रोकने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मैनेजर थोड़ा अचंभित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवा मालिक वास्तव में इस युवा लड़के को जानता है। फिर भी चूंकि युवा मालिक पहले से ही जानता था कि यह युवक कौन है और ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा था जिसे वह उसके साथ सुलझाना चाहता था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। कम से कम इससे उसे उससे निपटने की परेशानी से तो छुटकारा मिल जाएगा। क्या मुझे उसे वश में कर लेना चाहिए? मैनेजर ने तुरंत पूछा। वह युवा मालिक की और अधिक चापलूसी करना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। बेशक ये तभी जरूरी है जब वह सहयोग करे, लेकिन अगर वह सहयोग नहीं करता तो मुझे उसकी कुछ हड्डियां तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, युवा मास्टर ने जवाब दिया। उन दोनों के बीच की बातचीत ने पहले ही निजी कमरे में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अन्य महिलाएं जो सूट पहने पुरुषों द्वारा पकड़े जाने का विरोध करने की कोशिश कर रही थी, वे उस पल खुश होने से खुद को रोक नहीं पाईं जब उन्हें एहसास हुआ कि क्रिश यहाँ है। चूंकि वह शर्वानी का अंगरक्षक था तो इसका मतलब था कि वे सुरक्षित थे। जब तक वह कार्रवाई करता उन्हें विश्वास था कि वह उन्हें बचा पाएगा। चूंकि शर्वानी ने दावा किया था कि वह उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे अपना अंगरक्षक बनाने की अनुमति देकर उसके लिए इन कुछ लोगों की देखभाल करना इतना मुश्किल नहीं था, है न? फिर भी वे युवा स्वामी की बातों से चकित हुए बिना नहीं रह सके, जो उनके लिए कुछ बुरी योजनाएं बना रहा था। क्या ये हो सकता है कि यह युवा स्वामी जानता था कि क्रिश कौन है? एक पल के लिए वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। यदि क्रिश और यह युवा मास्टर जो उनके खिलाफ कुछ योजना बना रहा था एक ही नाव में सवार थे, तो यह निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी का सबब बनने वाला था। लेकिन जब उन्होंने युवक को ये कहते सुना कि उसे क्रिश की कुछ हड्डियां तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, तो वे तुरंत राहत महसूस करने लगे। सिर्फ उन शब्दों से ही यह स्पष्ट हो गया था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से उतना दोस्ताना नहीं था। हमें बचाओ। शर्वानी पहले ही उस दवा से बेहोश हो चुकी है जो उन्होंने ड्रिंक्स में डाली थी। चोटीदार महिला ने क्रिश की ओर चिल्लाते हुए कहा कि वह जल्दी ही कार्रवाई करेगा। इससे पहले क्रिश सिस्टम प्रॉम्प्ट और मिशन प्राप्त करने के बाद जल्दी से वहां पहुंच गया था। लेकिन जब वह उस मंजिल पर पहुंचा जहां शर्वानी और उसके दोस्तों का निजी कमरा था, तो उसने पाया कि वहां बाउंसरों का एक समूह था जो वर्तमान में रास्ता रोक रहा था। उनके रुख से ही यह स्पष्ट था कि वे किसी को भी वहां से गुजरने नहीं देंगे। और क्रिश के विचारों के अनुसार जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्होंने तुरंत उसे वापस लौटने के लिए कहा। फिलहाल उसे इस मंजिल पर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उसे नीचे ही इंतजार करना होगा जब तक कि उसे आने की अनुमति न मिल जाए। जैसे ही कृष्ण ने ये शब्द सुने, उसे तुरंत एहसास हो गया कि बाउंसरों का ये समूह उन विकृत लोगों के साथ मिला हुआ है जिनसे उसे निपटना था। बिना कुछ बोले उसने तुरंत हमला कर दिया। बाउंसर एकदम हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण इस तरह हमला कर देगा। जब तक वे प्रतिक्रिया करते, उनमें से दो पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। बाकी दो ने भी हमला किया, लेकिन उनमें कृष्ण से निपटने की क्षमता नहीं थी, जिसने उनसे आसानी से निपटा। कुछ ही सेकंड में उसने उन चारों को पहले ही ढेर कर दिया था। चारों से निपटने के तुरंत बाद कृष्ण निजी कमरे की ओर भागा। जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि शर्वानी और एक अन्य लड़की को निजी कमरे से बाहर ले जाया जा रहा है। जब समूह में से एक युवक ने पलटकर उसकी ओर देखा, तो कृष्ण कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी छोटी होगी। क्या उसके सामने खड़ा युवक वही नहीं था जिसने उसके अंगरक्षकों को उसे पीटने का आदेश दिया था? इस बारे में सोचते हुए, भले ही वह इन लोगों के समूह के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन अब जब वे उसके रास्ते में आ गए हैं, तो वह निश्चित रूप से उनसे निपटेगा। इसके अलावा सामने खड़े युवक की अहंकार भरी बातें सुनकर कृष्ण का विश्वास और भी बढ़ गया। वह नहीं जानता था कि यह युवक कौन है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जहां तक इस युवक की पृष्ठभूमि का सवाल है, तो वह इस गतिशील क्लब के मालिक को शर्वानी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजी कर सका। इससे ये स्पष्ट था कि उसकी पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी। इसके अतिरिक्त मैनेजर को देखकर, जो दूसरे पक्ष की चापलूसी करने की कोशिश करते हुए बकवास कर रहा था, ये स्पष्ट था कि यह वही अतिथि था जिसके बारे में नाथन और बाउंसर बात कर रहे थे। चोटी वाली लड़की की चीख सुनकर कृष्ण तुरंत आगे बढ़ा। किसी भी हालत में उसे मिशन पूरा करना था और अंकित से किया वादा भी निभाना था।
जैसे ही कृष्ण ने एक कदम आगे बढ़ाया, युवा स्वामी अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। पहले तो उसने सोचा था कि कृष्ण सहयोग करेगा, लेकिन जब उसने कृष्ण के चेहरे पर भाव देखे तो उसे तुरंत समझ आ गया कि दूसरे पक्ष का उसके साथ सहयोग करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्मण साथी ने हाथ हिलाया। सूट पहने हुए लोग तुरंत आगे आ गए, महिलाओं को पीछे छोड़ दिया। जो लोग उस समय शर्वणी और दूसरी महिला को ले जा रहे थे, उन्होंने उन्हें नीचे नहीं रखा बल्कि उन्हें पकड़े रखा। तीनों आदमी कृष्ण की ओर दौड़े। वे उसे तुरंत वश में करना चाहते थे। पहले भी वे कृष्ण को खोजने के लिए बहुत कुछ कर चुके थे, लेकिन अंत में इस तथ्य के कारण कि उनके पास इस शहर में उतने संबंध नहीं थे, वे कृष्ण का पता लगाने में सफल नहीं हुए और इसी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर जब लक्ष्मण का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब कृष्ण उनके सामने था तो वे उसे भागने का मौका दिए बिना उसे वश में कर लेंगे। तीनों लोगों के हमले के सामने कृष्ण बिल्कुल भी नहीं घबराया। फिर भी उन तीनों की हरकतें देखकर ही उसे तुरंत समझ आ गया कि वे निश्चित रूप से सक्षम हैं। इसके अलावा जब वे उसके सामने आए तो उन्होंने जो रुख अपनाया था वह उसके लिए बेहद जाना पहचाना था। ये केवल कुछ सेकंड के लिए था, इससे पहले कि कृष्ण को आखिरकार वह व्यक्ति याद आ गया जिसने गोदाम में उस पर हमला किया था। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति की उत्पत्ति भी इसी व्यक्ति जैसी ही थी। क्या ये हो सकता है कि सामने खड़ा ये युवक ही उसे ढूंढ रहा था और उसने बूढ़े व्यक्ति को घायल कर दिया? ये सोचकर कृष्ण तुरंत क्रोधित हो गया। इस बार ये सिर्फ अपने किए गए वादे को निभाने, उसे दिए गए मिशन को पूरा करने या इस युवा मास्टर से बदला लेने की बात नहीं थी, बल्कि यह उन लोगों के समूह से बदला लेने की भी बात थी जिन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ जो किया था। स्वूश! इस समय कृष्ण को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज हवा में चीरती हुई उसके बाईं ओर से आ रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। अध्याय 93 बोनस अध्याय अंधा कर देने वाला लालच। स्वूश! इस समय कृष्ण को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज हवा में चीरती हुई उसके बाईं ओर से आ रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ने में कामयाब रहा, जिससे उसके सिर पर लगने वाली लात से वह बच गया। अगले ही पल जब उसका बायां पैर एक कदम पीछे की ओर बढ़ा तो उसने अपना हाथ उठाया और उस पैर को पकड़ लिया जो लक्ष्य पर पहुंचने में विफल होने के बाद पीछे हटने ही वाला था। फिर अपनी भुजाओं की ताकत लगाकर कृष्ण ने एक झटका मारा। दूसरा पक्ष जो लक्ष्य पर निशाना लगाने में विफल रहा था, अभी दूसरा हमला करने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। फिर बिना कोई मौका दिए उसे तुरंत खींच लिया गया। चूंकि वह उस समय एक पैर पर खड़ा था, इसलिए उसके लिए उस बल का विरोध कर पाना असंभव था जो उसे खींच रहा था। जैसे ही वह कृष्ण के पास पहुंचा, उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, अपने हाथों से कृष्ण पर हमला करने की तैयारी की। लेकिन उसे यह मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल जब दूसरा पक्ष उसके पास पहुंचा, कृष्ण ने अचानक उस पैर की ओर लात मारी जो उस समय जमीन पर था। अगले ही क्षण उसने उस पैर को घुटने पर मारा और उस पैर को छोड़ दिया जिसे उसने अभी पकड़ा हुआ था। टकराना! दूसरा पक्ष तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही वह दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका। चूंकि कृष्ण खुद को रोक नहीं पाया था, इसलिए घुटने पर लगी लात ने तुरंत ही उसके पैर को उखाड़ दिया। बाकी दो लोग और साथ ही देखने वाला बाकी समूह भी दंग रह गया। उन्हें ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, खासकर लक्ष्मण को। आखिरकार कुछ समय पहले ही उसने अपने अंगरक्षकों को कृष्ण से निपटने का निर्देश दिया था। उस समय वे अपनी क्षमताओं को छिपा रहे थे और इसलिए उन्होंने गैंगस्टरों के एक समूह के हथियार लिए और उनसे कृष्ण पर हमला कर दिया। उस समय कृष्ण के पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। अंत में उसे मरने के करीब पीटा गया, इससे पहले कि उसे मरने के लिए फेंक दिया जाए। लेकिन अब जब वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था तो उसके पास अविश्वसनीय लड़ने की क्षमता थी। ये सोचकर लक्ष्मण उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था कि कृष्ण के बारे में उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा कुछ था। अगर वह कृष्ण से डिवाइस और उसके पास मौजूद जानकारी निकालने में कामयाब हो गए तो वापस जाते ही उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सोचते हुए उसने अपने दोनों अचंभित अंगरक्षकों की ओर देखा और चिल्लाया, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और उस युवक को वश में करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम उसकी कुछ हड्डियां तोड़ दो, लेकिन ध्यान रखो कि वह मर न जाए। इसके अलावा जितना हो सके सिर से बचने की कोशिश करना। आखिर अगर अचानक उसकी याददाश्त चली गई तो उस समय मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लक्ष्मण की चीख सुनकर वे दोनों तुरंत होश में आ गए। उनमें से एक जब तक कुछ समझ पाता, कृष्ण उसके सामने आ चुका था। जब उसने देखा कि मुट्ठी उसके चेहरे पर लगने वाली थी तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। किसी तरह वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था और अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने चेहरे के सामने खड़ा कर लिया। धप क्रैक! जैसे ही कृष्ण का वार हाथों से टकराया, मांस के टकराने की आवाज सुनाई दी। फिर अगले ही पल हड्डी के टूटने की आवाज भी सुनाई दी। अंगरक्षक तुरंत पीछे हट गया। साथ ही पीछे हटते समय उसके चेहरे पर दर्द के भाव भी देखे जा सकते थे।
उसने कभी नहीं सोचा था कि कृष में इतनी ताकत है। फिलहाल उनका बायां हाथ पहले ही चोटिल हो चुका था और उनके लिए अभी इसका इस्तेमाल कर पाना असंभव था। इसलिए वे केवल अपने पैरों और दाहिने हाथ पर ही निर्भर थे। जैसे ही कृष उनमें से एक पर मुक्का मारने में सफल हुआ, दूसरे ने भी प्रतिक्रिया करते हुए हमला कर दिया। उसने कृष की पीठ पर मुक्का मारा, लेकिन जैसे कि कृष की नजर उस पर थी, उसने अपने शरीर को बाईं ओर मोड़कर हमले को चकमा दिया। फिर उसने एक राउंड हाउस किक मारी। अंगरक्षक ने प्रतिक्रिया तो की, लेकिन वह अभी भी थोड़ा देर से था। इसलिए कृष की लात को रोकने के लिए केवल एक हाथ ही उठाया गया। टकराना, बॉडीगार्ड जमीन पर गिर गया। हाथ हमले को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं था और इसलिए जबकि हाथ की हड्डियां टूट गईं, लात उस आदमी की गर्दन पर भी लगी और बल ने उसे जमीन पर गिरा दिया। कृष ने मौके का फायदा उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने तुरंत उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जिस पर उसने पहले हमला किया था और उसका हाथ घायल कर दिया था, और फिर उस व्यक्ति पर फिर से हमला किया जो अभी अभी जमीन पर गिरा था। जिसका हाथ घायल हुआ था वह कृष से बहुत सावधान था और इसलिए जब तक वह कृष पर हमला कर रहा था, कृष पहले ही जमीन पर दूसरे अंगरक्षक के सामने आ चुका था। उसने तुरंत दूसरे पक्ष के सिर की ओर लात मारी। वह व्यक्ति फिर से प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा और अपने हाथों को उसके सिर के सामने रखकर लात को रोकने की कोशिश की। टकराना, लेकिन फिर भी कृष की किक हाथों पर लगी, फिर डिफेंस को तोड़ते हुए सिर पर जा लगी। वह व्यक्ति दर्द से तुरंत बेहोश हो गया। इसी समय कृष के पीछे से दूसरे अंगरक्षक ने भी हमला किया। इस बार यह एक सीधा किक था। कृष ने अपने शरीर को एक तरफ मोड़कर आसानी से इससे बचने में कामयाबी हासिल की। चूंकि यह एक सीधा किक था, जैसे कि वह व्यक्ति अपने सामने किसी चीज को रौंद रहा था, लक्ष्य को हिट करने में कामयाब न होने के कारण गति ने उसे कृष के बगल में पहुंचा दिया, जबकि वह खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। टकराना, कृष की मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी। उस आदमी की नाक तुरंत टूट गई और कुछ सेकंड बाद जब वह पीछे हटा तो नाक से खून बहने लगा। नाक पर दर्द के कारण बॉडीगार्ड की आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। कृष ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। जब दूसरा पक्ष पीछे हटने में कामयाब हुआ, तभी कृष अचानक आ गया और उसने मुक्का मार दिया। उस आदमी को पहले ही एहसास हो चुका था कि उसके लिए कृष के हमलों को रोक पाना असंभव था, इसलिए उसने अपने शरीर को दाईं ओर मोड़कर बचने में कामयाबी हासिल की। निशाना चूकने के बाद कृष बिल्कुल भी नहीं घबराया। लगभग तुरंत ही उसने अपना हाथ मोड़ लिया और फिर तेजी से अपना दाहिना हाथ बाईं ओर घुमा लिया। टकराना, बॉडीगार्ड के गालों पर कोहनी लगी और वह दर्द से फर्श पर गिर पड़ा। कृष ने उसकी परवाह नहीं की और तुरंत उस पहले आदमी की ओर दौड़ा जिस पर उसने हमला किया था। वह आदमी अभी भी खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कृष उसकी ओर दौड़ रहा है, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। घबराकर उसने इधर उधर देखने की कोशिश की कि कहीं कोई हथियार तो नहीं है जिसका वह इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वहां कोई हथियार नहीं था। कोई विकल्प न होने के कारण उन्होंने तुरंत हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया। अपने घायल पैर के कारण उनके लिए संतुलन बनाए रखना असंभव था, इसलिए उनके रक्षात्मक रुख में कई कमजोरियां थीं। कृष ने इसी बात का फायदा उठाया और तुरंत उस आदमी की छाती पर लात मार दी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी कुछ पसलियों की हड्डियां टूट गईं। कहानी MV_LAMPYR द्वारा आखिरकार उन तीनों से निपट लेने के बाद कृष ने वहीं रुककर देखा। वह उनमें से किसी को भी मारना नहीं चाहता था। उसने पहले जो मारा था वह जानबूझकर नहीं मारा था और वह बस अपने गुस्से में खोया हुआ था, लेकिन अब वह उनमें से किसी को भी मारने को तैयार नहीं था। इसके बजाय वह बस उन्हें पीटता। और फिर भी उसके गुस्से का मुख्य लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि यह युवा स्वामी था जो कुछ समय पहले तक काफी घमंडी था। दूसरी ओर लक्ष्मण साथी अविश्वास से अपनी आंखों के सामने हो रही इस घटना को देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ आए अंगरक्षकों की ऐसी ही देखभाल की गई है। ये कैसे संभव हुआ? क्या ये वही व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वे पहले भी पेश आए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अभी भी कोई रहस्य था जिसके कारण वह कम समय में ही मजबूत हो गया? अगर ऐसा था तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। इस समय उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे सफल होना ही है, और अगर वह असफल हो गया तो वह बस वापस जाएगा और बैकअप के लिए अनुरोध करेगा। जब वह सोच रहा था कि अगर उसे कृष के पास मौजूद रहस्य मिल जाए तो उसे क्या क्या फायदे होंगे, तो उसे एहसास हुआ कि कृष उसके पास आ रहा है। उस समय उसे एहसास हुआ कि बाकी तीनों का पहले ही ख्याल रखा जा चुका है। उसने तुरंत अपने पीछे खड़े दो लोगों की तरफ देखा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वे दोनों कोई बहुत बड़ा तमाशा देख रहे हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुम लोग बेवकूफ हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक फिल्म है? वहां जाओ और उस बदमाश से निपटो। ध्यान रखो कि तुम उसे मार न डालो। लक्ष्मण ने तुरंत उन दोनों पर चिल्लाया। जो दो लोग अभी भी शर्वनी और दूसरी महिला को पकड़े हुए थे, वे रोने से खुद को नहीं रोक पाए। हम तीनों ही हमारे बराबर की क्षमता वाले हैं जो उससे निपट नहीं सकते।
हम दोनों उससे मार खाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। अध्याय 94 बोनस अध्याय खतरे की भावना। जो दो लोग अभी भी शर्वनी और दूसरी महिला को पकड़े हुए थे, वे रोने से खुद को नहीं रोक पाए। हम तीनों ही हमारे बराबर की क्षमता वाले हैं जो उससे निपट नहीं सकते। हम दोनों उससे मार खाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। इस समय वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि यह युवा स्वामी कितना विचारहीन था। बेहतर होता कि वे पांचों मिलकर हमला करते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सामने खड़े युवक को कम आंका था और अंत में उनमें से केवल 3 ने ही हमला किया। इसके अलावा मामले को और भी बदतर बनाने के लिए उसने वास्तव में दावा किया था कि उन्हें दूसरे पक्ष को मारना नहीं चाहिए था। ये स्पष्ट था कि वह उन्हें रोकने के लिए कह रहा था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरे पक्ष को गंभीर चोटें न लगें। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह कौन था जो पीछे हटने वाला था। दूसरे पक्ष की क्षमता के अनुसार ये स्पष्ट था कि वही था जो उनसे निपटने के दौरान पीछे हटने वाला था। फिर भी अनिच्छा महसूस करने के बावजूद उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो लक्ष्मण निश्चित रूप से उन्हें निशाना बनाते, और अगर उनके परिवार को ये बताया जाता कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया है तो सजा ऐसी थी जिसे वे कभी भी भुगतना नहीं चाहेंगे। उनमें से एक ने शर्वनी को जमीन पर रखना शुरू ही किया था कि अचानक दूसरा बोल पड़ा। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और घबरा कर कहा, युवक स्वामी, इन महिलाओं का क्या होगा? हम उनका उपयोग कर सकते हैं। वह आदमी यह सुझाव देना चाहता था कि वे उन 2 महिलाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने बंधक बना रखा है ताकि कृष्ण से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, लक्ष्मण ने उसे बुरी तरह से टोक दिया। महिलाओं की परवाह कौन करता है? मैं पहले तो बस मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन अब यहाँ कुछ और जरूरी है। क्या तुम यहाँ की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए अपने बेवकूफ दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जल्दी करो और मेरे सामने इस बदमाश से निपटो। लक्ष्मण गुस्से में चिल्लाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंगरक्षक कितने मूर्ख थे। इस स्थिति में दुश्मन उनके सामने था और वे अभी भी उन लड़कियों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें उन्होंने पकड़ रखा था। क्या गधे ने उनके सिर पर लात मारी थी? अभी तो वह उन महिलाओं के बारे में अपनी योजनाएं भी भूल चुका था। इस समय उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कृष्ण से जानकारी और डिवाइस कैसे हासिल की जाए। अंगरक्षक ने तुरंत अपनी बात वापस ले ली। चूंकि युवा मालिक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उन दोनों ने तुरंत उन दोनों महिलाओं को नीचे उतार दिया, जिससे कृष्ण को राहत मिली। इससे पहले तीनों से निपटने के बाद वह इस डर से आगे नहीं बढ़ा था कि कहीं शर्वानी और दूसरी महिला को चोट न लग जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ कोई बेवकूफ बैठा है। चूंकि वे पहले ही शर्वानी और दूसरी महिला को नीचे उतार चुके थे, इसलिए वे दोनों पहले से ही उसकी ओर दौड़ रहे थे। राहत की सांस लेते हुए कृष्ण ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। बाकी तीनों की तरह कृष्ण भी उनसे सिर्फ 1 मिनट में निपटने में सक्षम था। ये सच था कि इन लोगों के समूह में अविश्वसनीय क्षमताएं थीं। सामान्य परिस्थितियों में उसे उन 5 से लड़ते हुए संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन एक बात थी जो उसे समझ में आ गई थी। ये बात सच थी कि सिस्टम से इनाम पाने के बाद जिसने उसकी युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाया, यह उसका अंत नहीं था। उसने अब तक जो कौशल दिखाए थे वे मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल की अधिकतम सीमा नहीं थे। पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे वह अपने दिमाग में मौजूद जानकारी के साथ और अधिक अनुकूलित होता गया, वह अपने पास मौजूद कौशल का उपयोग करने में और भी अधिक कुशल होता गया, और इसलिए वह दूसरे पक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाने में सक्षम हो गया। इसके अलावा आमतौर पर वह एक बनाम एक लड़ाई में उन सभी से अधिक मजबूत था। ये केवल इसलिए था क्योंकि वे 5 एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं कर रहे थे और व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहे थे, इसलिए वह एक ही समय में उनसे निपटने में सक्षम था। अन्यथा अपने पास मौजूद कौशल के बावजूद उसके लिए एक ही समय में 3 से निपटना मुश्किल हो जाता, और यदि उनमें से 5 ने वास्तव में एक ही समय पर हमला किया होता तो भी यह मुश्किल होता। उन 5 से निपट लेने के बाद कृष्ण ने आखिरकार लक्ष्मण की ओर देखा। वह उसके पास गया और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। इस समय वह पहले से ही उन तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर रहा था जिससे वह ये सुनिश्चित कर सके कि इस आदमी को उसके किए की सजा मिले। फिर भी वह अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका जब उसने महसूस किया कि उसके सभी अंगरक्षकों की देखभाल के बावजूद ये युवा स्वामी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। ताली ताली ताली, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं। ऐसा लगता है कि तुम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लक्ष्मण ने 3 बार ताली बजाकर चेहरे पर मुस्कान लिए कृष्ण की ओर देखते हुए कहा। एक पल के लिए कृष्ण का दिल धड़कने से रुक गया। बहुत कुछ छिपा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष को पता हो कि उसके पास सिस्टम है? कृष्ण अपनी हरकतों को थोड़ा रोककर लक्ष्मण की तरफ सावधानी से देखने लगा। मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम लक्ष्मण साथी है और मैं इस शहर से नहीं हूँ। फिर भी
भले ही मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करके पूरे शहर पर आसानी से हावी हो सकता हूँ। लक्ष्मण ने अपने सीने के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। साथ ही उसने अपनी थोड़ी उठाई, उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। वह मुस्कुरा रहा था, जबकि कृष के चेहरे पर कुछ बदलाव देखने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन फिर भी भौहें चढ़ाने के अलावा कृष की ओर से कोई और प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लक्ष्मण की पहचान की कोई परवाह ही नहीं थी। अंत में लक्ष्मण ने बस अपने कंधे उचका दिए। फिर अपने होठों को सिकोड़ते हुए उसने कृष की ओर देखा। वह उसे ध्यान से देख रहा था, ये देखने के लिए कि क्या उसे इस आदमी में कुछ अजीब लग सकता है। लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार देखा हो, उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने बोलना जारी रखा। पहले मैं तुमसे जो चाहता था उसे पाने से पहले तुम्हारे पास आकर तुम्हें पीटने का इरादा रखता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बार एक मौका देना चाहता हूँ। तुम साथी परिवार के साथ सहयोग करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? मेरे परिवार की पृष्ठभूमि के साथ तुम्हें निश्चित रूप से बहुत अधिक पुरस्कार मिलेंगे। बेशक इससे भी बढ़कर अगर तुम मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करूंगा। तो अब तुम्हारे पास पैसे की कोई समस्या नहीं होगी और तुम्हें इस तरह के छोटे क्लब में बाउंसर के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो? लक्ष्मण ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। कृष की क्षमताओं को देखकर उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। इस आदमी से निपटने, उसे पीटने और अंत में सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसे मारने के बजाय वह आगे बढ़कर उससे और अधिक प्राप्त कर सकता था। अगर कृष उसके पीछे चलने को तैयार हो जाता है तो न केवल लक्ष्मण राजपुर शहर में आने वाली चीजों को पाने में सफल हो जाएगा, बल्कि उससे भी बढ़कर वह एक कुशल व्यक्ति को पाने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही उसे विश्वास था कि जब वह वापस जाएगा तो उसे अपने परिवार से अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। कृष अपनी आंखें झपकाए बिना नहीं रह सका और उसने लक्ष्मण की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा कि क्या इस आदमी को गुलामों की तलाश करने का शौक है। पहले उसने इस आदमी का कुत्ता बनने से इनकार कर दिया था और अंत में उसे लगभग मार डाला गया था, और अब यह आदमी उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कह रहा था, जैसे कि उसने पहले जो कुछ भी किया था वह कुछ भी नहीं था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि उसने लगभग कृष को मार डाला था, वह कृष का शिकार करने के लिए आगे भी बढ़ गया था। कृष के अविचल भाव को देखकर लक्ष्मण अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। यह एक मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो मौका तुम्हें दे रहा हूँ वह ऐसा नहीं है जिसकी तुम सराहना कर सको, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम मुझे वह दो जो मैं चाहता हूँ। लक्ष्मण की बात सुनने के बाद कृष ने कोई कदम नहीं उठाया। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि लक्ष्मण को सिस्टम के बारे में पता है या नहीं। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी कृष को ढूंढने आया था ताकि वह सिस्टम को दे सके? सिस्टम को देने की बात तो दूर, कृष के पास सिस्टम पर कोई नियंत्रण भी नहीं था। अन्यथा वह पहले से ही सिस्टम की क्षमताओं का उपयोग करके ये सुनिश्चित कर लेता कि वह इस पूरी दुनिया में और संभवतः पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर भी ये सिर्फ एक सपना था। ये सिस्टम पूरी तरह से रहस्यपूर्ण था और उसे यकीन नहीं था कि वह इसके पीछे के रहस्यों का खुलासा कर पाएगा। लक्ष्मण की भौहें और भी सिकुड़ गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि कृष बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। इस समय उनके चेहरे पर क्रोध का भाव दिखाई दिया। क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? कृष ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस समय वह लक्ष्मण नामक इस व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब वह अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि कार्रवाई करनी है या नहीं, तो उसने अचानक देखा कि एक आदमी वहां आ रहा था। पिछले समूह की तरह ही इस बार भी यह आदमी काला सूट पहने हुए था। उसके चेहरे पर भाव बहुत ठंडे थे। जैसे ही वह आदमी सामने आया, उसने सीधे कृष की ओर देखा। कृष की पुतलियां सिकुड़ गईं। दूसरे व्यक्ति की नजर मिलते ही उसे खतरे का आभास हो गया। अध्याय 95 बोनस अध्याय, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। जैसे ही वह आदमी सामने आया, उसने सीधे कृष की ओर देखा। कृष की पुतलियां सिकुड़ गईं। दूसरे व्यक्ति की नजर मिलते ही उसे खतरे का आभास हो गया। कृष की धड़कनें अचानक बढ़ गईं। सिस्टम मिलने के बाद पहली बार उसे खतरे का आभास हो रहा था। दरअसल सिस्टम मिलने से पहले भी उसके पास किसी से आने वाले खतरे को भांपने की क्षमता नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल के कारण उसके पास जो कौशल और जानकारी थी, उसके कारण वह ये बताने में सक्षम था कि वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा है वह उसके लिए खतरनाक है या नहीं। और अभी जो भावना उसके मन में थी, उसके कारण वह तुरंत बता सकता था कि अगर वह इस व्यक्ति के खिलाफ लड़ेगा तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। वह दूसरे पक्ष की क्षमताओं के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति सरल नहीं था। कृष अभी भी सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उनके पास आया था, फिर अपनी नजर कृष की ओर घुमाई। इससे पहले वह काफी घबराया हुआ था।
आखिरकार ये ठंडा व्यक्ति जो उसकी रखवाली कर रहा था किसी तरह कुछ समय के लिए बाहर जाने का फैसला कर चुका था। इसलिए पिछले 1 घंटे से वह इस आदमी के बिना अकेला था, लेकिन अब वह यहाँ था। भले ही वह इस व्यक्ति की क्षमताओं के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि उसे उसके पिता ने उसे सौंपा था। ये स्पष्ट था कि उसके पास कृष से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमताएं थीं। इसलिए जैसे ही वह आदमी उसके पास आया, उसका आत्मविश्वास एकदम से आसमान छूने लगा। उसने चेहरे पर अहंकार भरे भाव के साथ कृष की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ जुड़ने के लिए सहमत होगे, या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से सब कुछ छीन लूं और मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं? अगर मैंने ऐसा करने का फैसला किया तो तुम्हें ये निश्चित रूप से पसंद नहीं आएगा, और उससे भी बढ़कर अंत में तुम्हें जो दर्द सहना होगा उसके अलावा तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लक्ष्मण ने कृष के पास जाते हुए पूछा। दूसरी ओर कृष ने लक्ष्मण की बात को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय वह उस नए व्यक्ति की ओर देखने लगा। वह व्यक्ति आगे बढ़कर लक्ष्मण के पीछे खड़ा हो गया। उस क्षण कृष को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति लक्ष्मण के शिविर का है। ये तो अपेक्षित ही था। दिन के अंत में लक्ष्मण ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में शेखी बघारी थी। ये स्पष्ट था कि उसकी पृष्ठभूमि काफी बड़ी थी, इसलिए कृष ने तुरंत ही उसकी कही गई बातों पर विश्वास कर लिया। ऐसा लग रहा था कि जिस पृष्ठभूमि से ये लड़का आ रहा था उसकी क्षमताएं ऐसी थी कि इस शहर में कोई भी व्यक्ति उनसे निपट नहीं सकता था। कृष को यकीन नहीं था कि वह इस शहर का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन वह समझता था कि उसके लिए इस आदमी से निपटना मुश्किल होगा, और इससे भी अधिक चूंकि दूसरे पक्ष के पास एक युवा स्वामी की रक्षा के लिए इस प्रकार की क्षमताओं वाले व्यक्ति को भेजने की क्षमता थी, तो इसका तात्पर्य यह था कि उनके पास निश्चित रूप से इससे अधिक भी था। इसलिए इस समय कृष थोड़ा सतर्क होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था और न ही उसे इसकी परवाह थी। किसी भी मामले में उसने तय कर लिया था कि उसे लक्ष्मण से निपटना होगा, लेकिन इस आदमी की मौजूदगी में लक्ष्मण से निपटना उसके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाला था। इसलिए उसने सोचना शुरू कर दिया कि क्या करना है। चाहे जो भी हो, उसे पहले ये सुनिश्चित करना था कि मिशन पूरा हो जाए। शायद ये सिस्टम उसे उच्च स्तरीय युद्ध कौशल से पुरस्कृत करेगा, जिससे वह इस आदमी से निपटने में सक्षम होगा। लेकिन जब उसने इस बारे में बहुत सोचा तो उसे लगा कि उसके लिए कुछ ऐसा पुरस्कृत करना बेहतर होगा जो उसके शरीर को मजबूत कर सके। आखिरकार अपनी मौजूदा शारीरिक क्षमताओं के साथ वह मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल की पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे उन्नत कौशल देना बेकार होगा। लक्ष्मण को जब एहसास हुआ कि कृष कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। वे तुरंत कृष के पास गए और जब उनके बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम रह गई तो उन्होंने सीधे कृष की आंखों में देखा। ऐसा मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया है, लेकिन लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जाने पर तुले हुए हो। जब ऐसा है तो मुझे दोष मत दो, लक्ष्मण ने दबंग लहजे में कहा। फिर कृष के कुछ कहने का इंतजार किए बिना वह तुरंत पलटा और उस आदमी की तरफ देखा जो हमेशा उसके साथ रहता था। मैं चाहता हूं कि तुम उसका ख्याल रखो, सुनिश्चित करो कि उसमें हिलने डुलने की क्षमता बिल्कुल ना हो। आदेश देने के तुरंत बाद उसने पलटकर कृष की ओर देखा। साथ ही उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था, उसके होठों के कोने में एक व्यंग्य था। वह पहले से ही कृष के भाग्य का इंतजार कर रहा था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वह कृष को अपने साथ आने के लिए मना नहीं पाया। फिर भी जब तक वह सब कुछ हासिल करने में कामयाब रहा जिसके लिए वह इस शहर में आया था, उसे इसकी परवाह नहीं थी। कुल मिलाकर घर वापस जाने के बाद उसे इनाम मिलने वाला था। लक्ष्मण ने कुछ सेकंड तक इंतजार किया, फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पहले ही आदेश दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे से कोई हलचल नहीं सुनी थी। वह पलटा तो देखा कि वह आदमी जिसे उसने कृष से निपटने के लिए कहा था उसी स्थिति में खड़ा था, जैसे कि उसने पहले कही गई बातें सुनी ही ना हो। लक्ष्मण ने एक पल के लिए अपनी आंखें झपकाईं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें, और कुछ सेकंड बाद उनके चेहरे पर तुरंत क्रोध का भाव उभर आया। उस आदमी को देखते हुए जो उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, लक्ष्मण तुरंत चिल्लाया, मैं तुमसे बकवास कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यहाँ के बदमाश से निपटना चाहिए। तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उसके चिल्लाने के बावजूद वह आदमी उसी स्थिति में खड़ा रहा। वास्तव में उसने आगे बढ़कर अपनी आंखें भी बंद कर लीं। उसकी आंखें बंद करने से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि वह कोई कार्रवाई नहीं करने वाला था। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। वह पहले से ही अपने अधीनस्थों को आदेश देने का आदी था। अभी तो उसके साथ आए सभी अंगरक्षकों से निपटा जा चुका था, इसलिए कृष से निपटने के लिए उसके पास एकमात्र उम्मीद यही आदमी था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति उसकी बात सुनने वाला नहीं था, चाहे वह उसे कितनी भी बार आदेश दे। दूसरी ओर कृष इस दृश्य से हैरान था। उसने पहले से ही खुद को कार्रवाई के लिए तैयार कर लिया था,
ताकि अगर दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती तो वह कार्रवाई कर सके। लेकिन दूसरी पार्टी के व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट था कि उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन लक्ष्मण के पीछे खड़े होकर उसका रुख साफ था। अगर कृष्ण ने लक्ष्मण पर हमला करने का फैसला किया तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। भले ही कृष्ण तैयार नहीं था, लेकिन इस स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये कहा जा सकता है कि वह इस समय बहुत ही नुकसान में था। पृष्ठभूमि और संबंधों से संबंधित मामले की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उसकी क्षमताएं भी इतनी नहीं थीं कि वह आसानी से दूसरे पक्ष का ख्याल रख सके। इस कारण उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से अगर उस आदमी ने कार्रवाई करने का फैसला किया और शर्वानी के खिलाफ कुछ भी करने में लक्ष्मण का साथ दिया, तो कृष्ण निश्चित रूप से कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। हालांकि उसने कुछ समय के लिए पीछे हटने का फैसला किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लक्ष्मण से बदला लेने से पीछे हटने वाला था। वह बस इसे टालने वाला था। सिस्टम के साथ उसके लिए बड़े स्तर तक पहुंच पाना असंभव नहीं था। जब भी उसके पास पर्याप्त क्षमता होगी, वह इस युवक से निपटने का निश्चय अवश्य करेगा। ये बात उसने अपने मन में पहले ही कसम खा ली थी। जब लक्ष्मण इस बात पर विचार कर रहे थे कि वह इस व्यक्ति को कृष्ण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कैसे मजबूर करेंगे, तो दूसरे पक्ष ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। फिर अपने चेहरे पर उदासीन भाव के साथ उसने कहा, मैं किसी भी आदेश का पालन नहीं करता, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता के भी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो। इस बार मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हूँ। इसके अलावा आप यह न सोचें कि मैं आपका नौकर हूँ जिसे आप आसानी से आदेश दे सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना सुनिश्चित करें। अन्यथा यदि आप अगली बार फिर से ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ नरमी नहीं बरतूंगा। लक्ष्मण ये शब्द सुनकर एकदम अवाक रह गए। यह आदमी किसी की आज्ञा नहीं मानता, अपने पिता की भी नहीं। ऐसा कैसे संभव है? जिस तरह से वह अपने पिता के चरित्र को समझते थे, उससे ये स्पष्ट था कि उनके पिता एक अहंकारी और अभिमानी व्यक्ति थे। तो ये कैसे संभव था कि वह ऐसे व्यक्ति को अपने बेटे के पास रहने दे जो उसकी आज्ञा नहीं सुन सकता था? यह असंभव था, है न? लक्ष्मण को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह बोलता रहा, हम अभी जा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि आपके पास उस मामले को संभालने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है जिसके लिए आपको भेजा गया था। इसलिए अब आपके वापस जाने का समय आ गया है। अध्याय 96। सजा। लक्ष्मण को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह बोलता रहा, हम अभी जा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि आपके पास उस मामले को संभालने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है जिसके लिए आपको भेजा गया था। इसलिए अब आपके वापस जाने का समय आ गया है। लक्ष्मण ने उस आदमी को अविश्वास भरे भाव से देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह आदमी उसे ऐसे ही चले जाने को कह रहा है। उसे जो मिशन दिया गया था उसके महत्व को देखते हुए वह बिना सफल हुए वापस जाने को तैयार नहीं था। कम से कम भले ही उसे एक्स्ट्रा चीजें न मिले, कम से कम उसे कृष्ण से डिवाइस तो मिल ही गई। उसने उस आदमी की ओर देखा और कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं वह डिवाइस नहीं ले लेता जो मुझे उससे लेना था। अन्यथा जैसे ही मैं वापस जाऊंगा, चीजें मेरे लिए जटिल हो जाएंगी। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लक्ष्मण की ओर देखते हुए उसने कहा, ये काम तुम्हारी क्षमता से परे है, इसलिए बेहतर है कि तुम पीछे हट जाओ और किसी से मदद मांग लो। नहीं तो इस स्थिति में तुम्हारा अंत केवल तुम्हारी मृत्यु ही होगी। लक्ष्मण का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह इस समय वहां से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए उसने फिर भी शिकायत की, ये कार्य मेरे लिए कैसे असंभव हो सकता है? क्या आपको इस स्थिति में मेरा साथ नहीं देना चाहिए? आपकी उपस्थिति से मेरे लिए बिना किसी बाधा के मिशन पूरा करना संभव होना चाहिए। लक्ष्मण की ओर देखते हुए जो लगातार आगे बढ़ रहे थे, उस व्यक्ति के चेहरे पर आखिरकार भाव बदल गए। इस बार उसका भाव बहुत ठंडा था। उसने सीधे लक्ष्मण की आंखों में देखा और कहा, इस बार मेरा काम केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चूंकि यह पहले से ही सुनिश्चित है, इसलिए मैं इस समय आपके परिवार द्वारा की जा रही किसी भी चीज में शामिल नहीं होऊंगा। आपके सामने इस युवक से निपटना और उससे जो भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना मेरा काम नहीं है। जब तक वह आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये सोचना छोड़ दें कि मैं कार्रवाई करूंगा। लक्ष्मण बहस जारी रखना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर उस आदमी का लक्ष्मण से बहस करने का कोई इरादा नहीं था। वह आदमी इतनी तेजी से आया कि लक्ष्मण उसका पीछा नहीं कर सके और उसने अचानक लक्ष्मण की गर्दन पर पीछे से वार किया। बिना किसी संदेह के लक्ष्मण तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर उस आदमी ने एक पल के लिए कृष्ण को देखा, फिर उसने नीचे झुककर लक्ष्मण को ऐसे उठाया जैसे वह आलू की बोरी उठा रहा हो। उसे कंधे पर लाद कर वह आदमी तुरंत वहां से चला गया। जमीन पर पड़े अंगरक्षकों ने तुरंत संघर्ष करना शुरू कर दिया।
जो लोग किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हो पाए, उन्होंने तुरंत अपने साथियों को खींचने की कोशिश की जो उस समय बेहोश थे। कृष्ण ने समूह को जाते हुए देखा, लेकिन उसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब वह व्यक्ति लक्ष्मण को मार रहा था, तब उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी जिन्हें उसने बहुत ध्यान से देखा था। वह गति निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसे वह अपनी वर्तमान अवस्था में संभाल सके। हालांकि उस क्रिया में कोई कौशल नहीं था, फिर भी गति ही इस बात का संकेत थी कि दूसरे पक्ष के पास उससे ज्यादा शारीरिक क्षमता थी। इसलिए कृष्ण ने तुरंत सोचा कि उसे ऐसा कोई तरीका खोजना होगा जिससे वह खुद को मजबूत कर सके, ताकि वह उस युद्ध कौशल से मुकाबला कर सके जो उसे सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया गया था। दूसरी ओर लड़कियां कृष्ण को आश्चर्य से देख रही थीं। शुरू में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण एक ही समय में 5 आदमियों से निपट पाएगा, जबकि पांचों ने अपना हुनर दिखाया था। लेकिन जब कृष्ण उन सभी से निपटने में कामयाब हो गया तो चीजें पूरी तरह बदल गईं। जब वे सोच रहे थे कि कृष्ण लक्ष्मण से निपटने जा रहा है, तभी कोई आ गया और कृष्ण ने अचानक लक्ष्मण के खिलाफ कोई भी चाल चलना बंद कर दिया। लक्ष्मण का अहंकार बहुत अधिक था और अपने 5 अंगरक्षकों के होते हुए भी वे कृष्ण के सामने निर्भय होकर बोल रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें धमकी भी दे रहे थे। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि इस बार जो आदमी आया था, उसका उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। हालांकि यह वह सबसे अच्छा परिणाम नहीं था जो वे चाहते थे, फिर भी यह अच्छा था कि उन्हें लक्ष्मण द्वारा उनके लिए नियोजित किसी भी भाग्य का सामना नहीं करना पड़ा। कृष्ण ने गलियारे में समूह को गायब होते देखकर कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय वह आगे बढ़ा और शर्वानी की हालत की जांच की। वर्तमान में उसे हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने सहारा दिया हुआ था। ये पुष्टि होने के बाद कि इसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होने तथा किसी प्रकार के नशीले पदार्थ के सेवन के अलावा और कुछ नहीं था, कृष्ण को तुरंत राहत मिली। उसने महिलाओं की ओर देखा और कहा, तुम्हें अभी इस जगह से चले जाना चाहिए। ये जगह निश्चित रूप से इस समय तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि महिलाएं बहुत अनिच्छुक थीं, फिर भी वे तुरंत कृष्ण की बात पर सहमत हो गईं। इसलिए उन्होंने बेहोश पड़ी दूसरी महिला को उठाया और तुरंत वहां से जाने के लिए तैयार हो गईं। इस समय वे अचानक क्लब के मैनेजर की ओर देखते हैं, जो इस समय कांप रहा था। उसे यकीन नहीं था कि उसे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अंत में उसने यहीं रहने का फैसला किया। लक्ष्मण जा सकता था, लेकिन उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार यह उसका क्षेत्र था, इसलिए वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि कृष्ण क्लब के लिए कोई परेशानी पैदा किए बिना चला जाए, अन्यथा वह निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था। यह मानते हुए कि क्लब का मालिक भी लक्ष्मण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाला था, उसकी पृष्ठभूमि के कारण, फिर भी उसने क्लब के मालिक को अपनी व्यवस्था के बारे में सूचित नहीं किया था। सरल शब्दों में कहें तो वह लक्ष्मण का पक्ष लेने के लिए अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह वह क्लब में और भी अधिक बेलगाम हो जाएगा। लेकिन उसकी योजना उल्टी पड़ गई। जिस व्यक्ति की वह चापलूसी कर रहा था, उसके साथ मारपीट की गई, और जिस टीम को वह सबसे मजबूत बता रहा था, वह इस समय यहीं थी। इसलिए अगर क्लब को कुछ भी हो गया तो अंत में वह बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि शर्वानी ठीक है, कृष्ण ने क्लब के मैनेजर की ओर भी देखा। उसने ठंडे भाव से उसकी ओर देखा और कुछ देर चुप रहा। ये कहा जा सकता है कि कृष्ण के साथ जो कुछ हुआ उसमें इस मैनेजर का कोई खास हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी वह शर्वानी और उसके दोस्तों के समूह को नुकसान पहुंचाने की योजना में शामिल था। कृष्ण घुटनों के बल जमीन से उठकर शर्वानी के पास आ गया, जो अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी, और मैनेजर के पास जाने लगा। कृष्ण को अपनी ओर आता देख मैनेजर का शरीर कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों से मौत को अपनी ओर आते देख रहा हो। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन पर कीलों से जड़ दिए गए हों, और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह वहां से निकल नहीं सकता था। वह पहले से ही डर के कारण पसीने से लथपथ था, और जब कृष्ण उसके सामने आया तो वह केवल स्पष्ट रूप से हकलाने लगा। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उसके आदेशों का पालन करने के। उसने मुझे निर्देश दिया कार्रवाई करने के लिए, अन्यथा मैं मारा जाऊंगा। प्रबंधक ने बहुत संघर्ष के बाद अपने मुंह से ये शब्द निकालने में किसी तरह कामयाब रहा। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया और मैनेजर की आंखों में देखता रहा। जिस तरह से वह आदमी कांप रहा था और उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी, उससे यह स्पष्ट था कि वह झूठ बोल रहा था। खैर, कृष्ण को पहले से ही कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। वैसे भी सी ब्लू नाइट क्लब में काम करने के दौरान उसे इस मैनेजर के बारे में कभी भी अच्छी धारणा नहीं बनी थी, और अब ऐसा लग रहा था कि वह सही था। यह आदमी निश्चित रूप से शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करने वाला, अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मनों से डरने वाला और कमजोरों पर हमला करने वाला था। कृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कार्रवाई की। मैनेजर के कुछ कहने से पहले ही उसे अचानक अपने पैर में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसी समय वह अचानक अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। आंखों में खौफ लिए चीखते हुए उसने अपने बाएं पैर की तरफ देखा।
उस समय वह तब भयभीत हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसका पैर वास्तव में टूट गया था और इस समय अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। कृष ने मैनेजर के घुटने पर निर्णायक प्रहार किया था। अपनी ताकत के कारण और दूसरे पक्ष के तैयार न होने के कारण कृष आसानी से पैर तोड़ने में सक्षम था और वर्तमान में कोई भी देख सकता था कि किसी तरह खून पहले से ही उस सूट को रंग रहा था जिसे मैनेजर ने पहना हुआ था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। कृष के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। सड़कों पर रहने के दौरान उसने पहले ही निर्णायक होना सीख लिया था, इसलिए किसी का अंत तोड़ना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन हत्या करना निश्चित रूप से अलग बात थी। चीखते हुए मैनेजर की ओर देखते हुए कृष ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा, तुमने जो गलती की है उसकी यही सजा है। इसके अलावा जाकर नाथन से मिलो, उससे कहो कि वह तुम्हें मेरा विवरण बताए ताकि तुम मुझे उस समय का वेतन भेज सको जब मैं यहाँ काम कर रहा था। ये शब्द कहने के तुरंत बाद कृष आगे बढ़ा और राजकुमारी की तरह शर्वानी को गोद में उठा लिया। वह बेहद सावधान था क्योंकि शर्वानी उस समय बेहोश थी। अध्याय 97। मुआवजा शब्द कहने के तुरंत बाद कृष आगे बढ़ा और राजकुमारी की तरह शर्वानी को गोद में उठा लिया। वह बेहद सावधान था क्योंकि शर्वानी उस समय बेहोश थी। कृष ने पहले ही सोच लिया था कि वह महिलाओं से शर्वानी को कार तक ले जाने के लिए कहेगा, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही दूसरी महिला के साथ संघर्ष कर रहे थे, इसलिए उनके लिए शर्वानी की मदद करना असंभव होने वाला था। उनके लिए एक बेहोश व्यक्ति को लेकर नीचे जाना निश्चित रूप से काफी मुश्किल था, इसलिए कृष के पास शर्वानी को अकेले ही ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शर्वानी को गोद में लेने के बाद कृष ने अन्य महिलाओं की ओर देखा जो बहुत चिंतित दिख रही थी और कहा, जब वह जागेगी तो आपसे संपर्क करेगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी महिलाओं ने तुरंत अपना सिर हिला दिया, लेकिन जाहिर है इसका मतलब यह नहीं था कि वे शर्वानी के बारे में चिंतित नहीं थीं। ये सच हो सकता है कि कृष शर्वानी का अंगरक्षक था, लेकिन फिर भी किसने कहा कि उसके मन में उसके बारे में कोई और विचार नहीं होगा। लेकिन अभी उसके हाव भाव को देखते हुए उन्होंने तुरंत उससे कुछ भी न कहने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने उसे जाते हुए देखा। फिर उन्होंने दूसरी महिला को उठाया और उसे उठाने की कोशिश की और फिर क्लब से निकल गए। दूसरी ओर मैनेजर अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जो इस समय परेशान कर रहा था। वह कृष का निर्देश था, उसे जाकर नाथन की तलाश करनी थी। कृष वास्तव में इस क्लब में काम कर रहा था। ये कैसे संभव था? अगर कोई व्यक्ति इतना कुशल होता तो वह निश्चित रूप से इसके बारे में जान पाता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कृष अब यहाँ काम नहीं कर रहा था। उसका वेतन मांगना इस बात का संकेत है कि वह हाल ही में यहाँ से गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब तक वह यहाँ काम कर रहा था उसने अपनी योग्यताओं को उजागर नहीं किया और अभी जब उसे बेहतर नौकरी मिल गई है तो उसने यहाँ से जाने का फैसला किया? उसके दिमाग को कृष की कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही थीं। साथ ही उसे जो दर्द अभी भी हो रहा था उससे भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। दर्द के कारण वह कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहा था। फिर भी कृष के जाने के कुछ समय बाद ही बाउंसरों का एक समूह वहां पहुंचा। जब उन्हें मैनेजर मिला तो उन्होंने तुरंत उसे उठाया और उसके निर्देशों के अनुसार वे उसे अस्पताल ले जाने के बजाय नाथन के पास ले गए, जहां वे शुरू में उसे भेजने की योजना बना रहे थे। नाथन की पोस्टिंग वाले इलाके में पहुंचकर मैनेजर ने सीधे मुद्दे पर आकर कृष के बारे में पूछा। जब नाथन ने कृष के बारे में सुना तो वह खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक पाया। कुछ समय पहले ही कृष ने यह दावा करते हुए इस इलाके को छोड़ा था कि वह क्लब के लिए परेशानी खड़ी करने जा रहा है, और उसके जाने के कुछ समय बाद ही मैनेजर कृष के बारे में पूछने के लिए आ गया, जबकि वह ऐसी ही हालत में था। केवल इस तथ्य से कि उसे सहारा दिया जा रहा था तथा उसका बायां पैर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, ये स्पष्ट था कि पैर टूट चुका था। क्या ये हो सकता है कि कृष ने वास्तव में ये संकेत दिया था कि वह क्लब के लिए परेशानी खड़ी करने के तरीके के रूप में मैनेजर की पिटाई करने जा रहा था? कृष के सामने वह कितना घमंडी था, इस बारे में सोचते हुए वह अपने शरीर को कांपने से नहीं रोक सका। दूसरी ओर मैनेजर ये देखकर पूरी तरह से क्रोधित हो गया कि नाथन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह कृष से संबंधित मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। वह उस आदमी को दोबारा आते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए जब तक वह पैसे ट्रांसफर करता रहा उसे विश्वास था कि कृष वापस नहीं आएगा, कम से कम उसके साथ व्यवहार करने के लिए तो नहीं। जहां तक युवा मालिक का सवाल है, चूंकि वह भी कृष के साथ व्यवहार करने में असमर्थ था, इसलिए उसे अब उस बेकार युवा मालिक के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बार उसने गलत अनुमान लगाया था। जब उन्होंने शुरू में शर्वानी और दूसरी महिलाओं को निशाना बनाया तो उन्हें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। महिलाएं हमेशा हफ्ते में कम से कम एक बार आती थीं और कभी कभी शराब भी पीती थीं। उन्हें जो कुछ जानकारी मिली थी उसके अनुसार ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना पसंद था।
यही कारण था कि उन्होंने ये दृश्य मंच पर पेश किया था जिसमें लाई गई शराब में कुछ मिलावट की गई थी। उसने शुरू में सोचा था कि पूरा समूह शराब पिएगा, लेकिन अंत में उनमें से केवल 2 ने ही शराब पी। लेकिन फिर भी वह इतना चिंतित नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही उनमें से 2 को बेहोश कर दिया था और बाकी को आसानी से निपटाया जा सकता था। लेकिन उसने सिर्फ एक ही गलती की थी, क्रिश की मौजूदगी के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। आखिरकार हर बार जब भी बेहतर शर्वानी अपने दोस्तों के समूह के साथ आई थी, वह कभी किसी पुरुष के साथ नहीं आई थी। और इस बार जब क्रिश आया, हालांकि उसे उसकी उपस्थिति के बारे में बताया गया था, उसने सोचा कि यह सिर्फ एक युवा व्यक्ति है जो अपनी जगह नहीं जानता। इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत अपने अधीनस्थों को योजना को अंजाम देने का निर्देश दिया। लेकिन अब अचानक सब कुछ उल्टा हो गया था। न केवल उसका पैर टूट गया था, बल्कि जिस युवा मालिक को वह खुश करने की कोशिश कर रहा था, उसकी भी जान चली गई थी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह केवल समझौता कर सकता था ताकि उसे और अधिक कष्ट न सहना पड़े। इसके अलावा अगर क्लब को इसमें शामिल नहीं किया जाता तो ये बेहतर होता, अन्यथा क्रिश से निपटने के अलावा उसे क्लब के मालिक से भी निपटना पड़ता। मैनेजर की आवाज सुनकर नाथन को तुरंत अपनी दुनिया से वापस बुलाया गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत क्रिश के बारे में जानकारी उसे सौंप दी। इसके अलावा वह क्रिश के बारे में और भी बहुत कुछ बताने लगा। तभी मैनेजर को अचानक याद आया कि क्लब के एक बाउंसर को लक्ष्मण के अंगरक्षकों ने पीटा था। चूंकि यह सिर्फ एक बाउंसर था, इसलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। दरअसल उसने उस बाउंसर के पक्ष में कुछ करने की योजना भी नहीं बनाई थी जिसकी पिटाई हुई थी। अगर वह व्यक्ति इनकार भी करता तो भी उसे इस मामले से कोई मतलब नहीं था। आखिर उसे आगे बढ़कर उस ताकतवर युवा मास्टर को क्यों भड़काना था। लेकिन अब क्रिश द्वारा लक्ष्मण को निशाना बनाए जाने के बारे में सोचकर वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि कुछ गड़बड़ है। आखिर अगर क्रिश को पहले भी इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह मरने वाला था, तो ये कैसे संभव था कि वह यहाँ जीवित और तंदुरुस्त था। उस घटना को 1 हफ्ते से भी कम समय हुआ था, लेकिन किसी तरह वह लड़का बिना किसी चोट के वापस आ गया था। क्या ये सिर्फ लक्ष्मण और क्रिश द्वारा आयोजित एक शो था? लेकिन जब क्रिश ने बॉडीगार्ड्स की पिटाई की तो उसे लगा कि यह कोई दिखावा नहीं था। उसे लगा कि उन दोनों का एक दूसरे पर गुस्सा असली था। इस मामले की ज्यादा परवाह न करते हुए उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर क्रिश की तनख्वाह देने का फैसला किया। उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि बाउंसर के तौर पर क्रिश को कितना वेतन मिलना चाहिए, और उन्होंने तुरंत क्रिश को $20,000 भेजने का फैसला किया। बेशक क्लब के अंदर बाउंसर का वेतन बहुत ज्यादा नहीं था, इसके बजाय ये केवल $300 से $500 प्रति माह था। भुगतान व्यक्ति के पद पर निर्भर करता था। जहां तक क्रिश को $20,000 देने की बात है, तो वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि क्रिश फिर से उसके पास आए। इसके अलावा $20,000 ही वह रकम थी जिसे वह बिना किसी संदेह के दे सकता था जब क्लब का मालिक वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने के लिए आया था। उन्हें तभी राहत मिली जब उन्हें यह पुष्टि संदेश मिला कि लेन देन सफल रहा तथा धनराशि भेज दी गई है। क्रिश शर्वानी को गोद में उठाकर चला गया। फिर वह नीचे चला गया। जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, जहां ज्यादातर लोग बैठे थे, कई लोग उसे उत्सुकता भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर वह एक महिला को लेकर जा रहा था जो बेहोश लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पूरी तरह नशे में थी, या वह कोई बुरी योजना बना रहा था? उनके मन में जो जिज्ञासा थी, उसके बावजूद किसी ने कुछ नहीं किया। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि क्रिश की पृष्ठभूमि क्या है, और उसके द्वारा किसी महिला के साथ इस तरह खुलेआम संबंध बनाना, ये स्पष्ट था कि उसमें काफी आत्मविश्वास था। क्रिश को लोगों की निगाहों की परवाह नहीं थी, बल्कि वह तुरंत फरारी के पास गया और शर्वानी को अंदर बैठाया। इसके बाद वह तुरंत ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। वह तुरंत जीवन सिंह के घर वापस जाने की योजना बना रहा था। अब तक के उसके अनुमान के अनुसार उसे विश्वास था कि जीवन सिंह के घर के अलावा शर्वानी के लिए कोई और सुरक्षित जगह नहीं थी। चूंकि उसका पीछा नहीं किया जा रहा था, इसलिए उसे ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अधिकतम 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, इस बात का ध्यान रखते हुए कि लाल बत्ती को पार न करे। जैसे ही वह ट्रैफिक लाइट लाल होने के कारण रुका, अचानक उसके सामने एक प्रॉम्प्ट आ गया। क्रिश खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक सका, क्योंकि वह अपने सामने आए प्रॉम्प्ट को देख रहा था। वह इस बार मिलने वाले इनाम के बारे में काफी उत्सुक था। अध्याय 98 सिस्टम रिवॉर्ड। जैसे ही वह ट्रैफिक लाइट लाल होने के कारण रुका, अचानक उसके सामने एक प्रॉम्प्ट आ गया। क्रिश खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक सका, क्योंकि वह अपने सामने आए प्रॉम्प्ट को देख रहा था। वह इस बार मिलने वाले इनाम के बारे में काफी उत्सुक था। मिशन पूरा करने के लिए बधाई। पुरस्कारों की गणना मिशन पूरा होने के आधार पर की जा रही है। आपको एक प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड प्राप्त हुआ है। अपने सामने आए 2 संकेतों को पढ़ने के बाद क्रिश अपनी आंखें झपकाए बिना नहीं रह सका।
साथ ही वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि आखिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कार्ड क्या होता है। इस बार वह यह अनुमान लगा रहा था कि शायद उसे कुछ ऐसा दिया जाएगा जो उसे सीधे बेहतर योग्यताएं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए, ये बेहतर होता अगर उसे कुछ ऐसा दिया जाता जो उसे और अधिक मजबूत बनाता ताकि वह अपने पास मौजूद कौशलों का प्रदर्शन कर सके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिस्टम की अपनी ही योजना थी। कृष ने शर्वानी को देखा जो अभी भी बेहोश थी। फिलहाल उसका सिर उसके कंधे पर था क्योंकि उसे सहारा देना था ताकि वह अपना सिर कार के डैशबोर्ड से न टकराए। हालांकि वह अभी सीट बेल्ट पहने हुए थी, लेकिन कृष को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। वह चाहता था कि यह महिला फिर से मुसीबत में पड़ जाए ताकि वह एक और मिशन आजमा सके और देख सके कि सिस्टम उसे वह अच्छा इनाम देगा जो वह चाहता था। लेकिन जब उसने इस बारे में बहुत सोचा तो उसने ऐसा न करने का फैसला किया। आखिरकार सब कुछ स्वाभाविक रूप से होना ही बेहतर था। उसके लिए यह बेहतर था कि वह यह उम्मीद न करे कि मुसीबत आएगी। अन्यथा अगर शर्वानी वास्तव में ऐसी मुसीबत में पड़ गई जिसमें गर्म हथियार शामिल थे तो वह निश्चित रूप से खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। कृष कार्ड के बारे में सोच रहा था। जब से उसे इनाम मिला है तब से उसे अभी तक कार्ड नहीं मिला था। आखिर वह कार्ड कहाँ था और उसे यह कैसे मिलना चाहिए था। जैसे ही वह कार्ड के बारे में सोच रहा था, फरारी के डैशबोर्ड पर अचानक एक रोशनी दिखाई दी। फिर अगले ही पल जब रोशनी गायब हो गई तो कृष ने देखा कि डैशबोर्ड पर एक सुनहरा कार्ड पड़ा था। कृष कसम खा सकता था कि वह कार्ड वहां नहीं था। आखिरकार इस तथ्य के बावजूद कि जब वे क्लब में आ रहे थे तो वह कार नहीं चला रहा था, फिर भी उसने कार को अच्छी तरह से देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम ने इस आइटम को लाइट के साथ ही प्रदर्शित किया हो। आखिरकार डैशबोर्ड पर अचानक लाइट का अचानक से चमकना असंभव था, है न? उत्सुकता से ट्रैफिक लाइट के हरे होने की परवाह किए बिना कृष ने अपना हाथ बढ़ाया और कार्ड उठाया। उसे लगा कि यह बेहद चिकना था और ऐसा लग रहा था कि कार्ड की कारीगरी बेहद शानदार थी। उसने देखा कि वह बिल्कुल सादा था। उस पर कुछ भी लिखा नहीं था सिवाय इसके कि कार्ड सुनहरे रंग का था। इसके अलावा वह क्रेडिट कार्ड के आकार का था। कृष ने कुछ देर तक कार्ड को ध्यान से देखा, ये सोचते हुए कि उसे इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसी समय उसके सामने एक और संकेत आया। होस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड कार्ड का इस्तेमाल उस आइटम पर रखकर कर सकता है जिसे होस्ट अपग्रेड करना चाहता है। बेशक आइटम को अपग्रेड करने के लिए होस्ट की सहमति की आवश्यकता होती है। हालांकि सिस्टम का स्पष्टीकरण मददगार था, लेकिन यह निश्चित रूप से कृष को कार्ड की क्षमताओं को समझने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। शायद सिस्टम को पता था कि कृष क्या सोच रहा था, इसलिए उसके सामने एक और संकेत प्रकट हुआ। इस अपग्रेड कार्ड का उपयोग इस दुनिया में किसी भी आइटम पर एक स्तर तक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आइटम का तकनीकी स्तर मौजूदा तकनीक से कम 50 साल और अधिकतम 100 साल आगे बढ़ जाएगा। सिस्टम ने जो कहा था उसे सुनकर कृष पूरी तरह से दंग रह गया। कार्ड इतना ज्यादा शक्तिशाली था। किसी चीज को कम से कम 50 साल तक अपग्रेड करना कुछ ऐसा था जिसे ज्यादा शक्तिशाली माना जा सकता था। उदाहरण के लिए, जिस फरारी F8 स्पाइडर को वह अभी चला रहा था, अगर उसे कम से कम 50 साल के लिए अपग्रेड कर दिया जाए तो क्या यह हो सकता है कि फरारी उड़ने की क्षमता हासिल कर ले। उसे इस बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन यह सिर्फ चिंतन था। कृष ने तुरंत ही अपने पास मौजूद किसी भी ऐसी वस्तु के बारे में सोचना शुरू कर दिया जिसे बूस्ट की आवश्यकता है। लेकिन चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, उसे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह फिलहाल अपग्रेड कर सके। बेशक वह आगे बढ़कर अपने पहने हुए कपड़ों को भी अपग्रेड कर सकता था, लेकिन ये सरासर बेवकूफ़ी थी। आखिर वह कपड़ों को ऐसे ही अपग्रेड क्यों करेगा? उसके लिए बेहतर यही था कि वह अपग्रेड करने के लिए कोई बेहतर चीज ढूंढे। बेशक जिस आइटम को वह अपग्रेड करने जा रहा था वह कुछ ऐसा होना चाहिए था जो मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करके सिस्टम से और भी अधिक पुरस्कार प्राप्त करने में उसकी मदद करे। इसका मतलब था कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे मजबूत बनने में सक्षम बनाए या उसे कोई विशेष या अनोखी क्षमता प्रदान करे। हाँक हाँक हाँक। अचानक पीछे से आई हूटिंग से कृष को होश आया। साइड मिरर से देखने पर उसे पता चला कि उसके पीछे एक कार है। ट्रैफिक लाइट की तरफ देखने पर कृष को तुरंत एहसास हुआ कि लाइट पहले ही हरी हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे खड़ी दूसरी पार्टी कुछ हद तक नाराज थी, लेकिन कृष कुछ अवाक रह गया। आखिरकार सड़क काफी चौड़ी थी जिसमें 2 लेन थीं। दूसरी लेन अभी खाली थी, इसलिए दूसरी पार्टी के लिए उसका इस्तेमाल करके उससे आगे निकलना संभव था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरा व्यक्ति इस खास लेन का इस्तेमाल करने पर आमादा था, या शायद वह कृष के वहां रुकने से खुश नहीं था। फिर भी कोई अनावश्यक परेशानी नहीं चाहते हुए कृष ने तुरंत गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसने अपने पीछे चल रही कार के ड्राइवर की बात को अनदेखा कर दिया, जो कृष के जाने के बावजूद लगातार हूटिंग कर रहा था। हालांकि वह थोड़ा चिढ़ा हुआ था, लेकिन कृष ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
फिलहाल उसे जीवन सिंह के घर वापस जाना था, इससे पहले कि वह सुनिश्चित करे कि शर्वानी सुरक्षित है। और इसके अलावा उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि उसके पास खाली समय हो जहां कोई उसे परेशान न करे, ताकि वह एक बार फिर से इनाम देख सके। साथ ही यह भी सोच सके कि वह कार्ड का इस्तेमाल किस काम में कर सकता है। गाड़ी चलाते समय उसे अचानक लगा कि उसकी जेब में रखा फोन हिल रहा है। उसने अपने बाएं हाथ से फोन निकाला और देखा कि उसमें एक नया संदेश था। फोन अनलॉक करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह बैंक से आया एक संदेश था। फोन खोले बिना भी वह संदेश का एक हिस्सा देख सकता था और उससे उसे पता चला कि उसे $20,000 मिले हैं। कृष अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसने ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं की थी। वह तुरंत समझ गया कि $20,000 कहां से आ रहे हैं। आखिरकार अभी कुछ समय पहले ही उसने सीब्लू नाइट क्लब के मैनेजर से अपनी सैलरी देने के लिए कहा था। फिर भी कृष को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतना डर जाएगा कि उसे $20,000 देने का फैसला कर लेगा। कृष ने इस पर बस अपना कंधा उचका दिया। वर्तमान में उसे दिवालिया माना जा रहा था। भले ही उसके पास किरण से मिले $10,000, शर्वानी से मिले $500 और सानवी से मिले $10,000 में से $7,000 से थोड़ा ज्यादा बचा हुआ था। खैर, उन्होंने खुद को कंगाल इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि उनके पास जो पैसे थे वे जीवन सिंह, वर्मा या यहाँ तक कि लक्ष्मण की पृष्ठभूमि की तुलना में कुछ भी नहीं थे। किसी भी मामले में उनसे निपटने के लिए उसे न केवल अपनी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होगी, बल्कि इसके बजाय उसे और भी अधिक धन की आवश्यकता होगी। पैसे से कम कनेक्शन और कई अन्य चीजें खरीदी जा सकती हैं, जिससे एक अंगरक्षक के रूप में उसके लिए काम आसान हो जाएगा। जब कृष कई अन्य बातों के बारे में सोच रहा था, तब वह जीवन सिंह के घर वापस जाने के लिए गाड़ी चलाता रहा और लगभग 20 मिनट में वह आखिरकार वहां पहुंच गया। जब वह वापस आया तो उसने तुरंत कुछ नौकरानियों को बुलाया। उसने उन्हें शर्वानी को उसके कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कमरा कहाँ है, इसलिए नौकरानियों के लिए वहां जाना बेहतर था, ये देखते हुए कि उसके लिए महिला के कमरे में जाना निश्चित रूप से उचित नहीं था। तीनों नौकरानियां जिन्हें बुलाया गया था, जब उन्होंने देखा कि शर्वानी बेहोश है तो वे घबरा गईं। कृष को लगा कि वे बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं। आह भरते हुए उसने कहा, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बस बेहोश है, लेकिन जल्द ही जाग जाएगी। बस उसे उसके कमरे में ले जाओ ताकि वह आराम कर सके। हालांकि नौकरानियों को लगा कि कुछ ऐसा है जो कृष उन्हें नहीं बता रहा है, फिर भी उन्होंने वैसा ही करने का फैसला किया जैसा कृष ने उन्हें बताया था। उन्होंने तुरंत संघर्ष किया और शर्वानी को उठाया और फिर उसे उसके कमरे में ले गईं। कृष किरण से बात करना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे बताया गया कि किरण अभी तक घर वापस नहीं आई है। उस समय घर पर केवल शंभू ही मौजूद था। इसका मतलब था कि लीला और अंकित दोनों ही घर से बाहर गए हुए थे। कंधे उचकाते हुए कृष ने शंभू को बस ये बताया कि क्या हुआ था, फिर उसने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। अध्याय 99, एक सुपर आइटम। कृष अपने घर वापस आने के बाद तुरंत नहाने चला गया। उसके बाद वह अपने शाम के खाने का इंतजार करने लगा और सोचता रहा कि वह क्या अपग्रेड कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिल सकता था जिसे वह अपग्रेड कर सके, जिससे टेक्नोलॉजी अपग्रेड कार्ड की क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके। इसलिए अंत में कृष केवल कार्ड को अपने पास रख सकता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह हमेशा इसके साथ घूमता रहे। वह इसे पीछे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आखिर कौन गारंटी दे सकता था कि उसके कमरे की सफाई करने वाली नौकरानी उस कार्ड को बेकार समझकर फेंक नहीं देगी। अगर वह कार्ड ऐसे ही फेंक दिया गया होता तो कृष निश्चित रूप से खून के आंसू रोता। इसके अतिरिक्त इसे अपने साथ लेकर चलने से दुर्घटनावश इसके खो जाने की संभावना बढ़ जाने के बावजूद कम से कम आपातकालीन स्थिति में वह इसका उपयोग कर सकता था। शुक्रवार, एक सप्ताह पहले कृष ने शर्वानी के अंगरक्षक के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी। आज तक परिवार का कोई भी मुख्य सदस्य घर पर वापस नहीं आया है, शर्वानी के अलावा, जिसे उस घटना के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं है। घर में जीवन सिंह नाम का कोई और व्यक्ति नहीं बचा है। सानवी भी किसी तरह गायब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जिसे वह संभाल लेगी। ये कहा जा सकता है कि शर्वानी सभी लोगों में सबसे ज्यादा निराश थी। उसे पूरे एक हफ्ते तक स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये वादा तो दूर की बात है, उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया गया। बेशक इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि शंभू ही था। ऐसा लग रहा था कि उसे किरण से आदेश मिला था कि शर्वानी को घर से बाहर न जाने दिया जाए। नखरे दिखाने के बावजूद शर्वानी कुछ नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ उस समय कृष से प्रशिक्षण ले सकती थी जब वह खाली हो। बेशक कृष हमेशा खाली रहता था, इसलिए कृष ने हमेशा शर्वानी को तब तक प्रशिक्षित किया जब तक वह थक नहीं गई। फिर उसने जाने और आराम करने का फैसला किया। जहां तक कृष का सवाल है, वह इंटरनेट पर ब्राउज करना जारी रखता था, अन्य कंपनियों के बारे में अधिक जानकारी खोजने की कोशिश करता था।
इससे पहले शर्वानी ने शंभू को सूचित किया था कि वह कंपनी की प्रोसेसिंग नेटवर्थ के बारे में कुछ जांच करें, जो अधिकतम $500 मिलियन है। क्रिश को इस खास दिन जवाब मिलना था, लेकिन फिर भी क्रिश को यकीन नहीं था कि सिस्टम उसे किसी दूसरी कंपनी के शेयर लेने का एक और मौका देगा या नहीं। इसलिए इतना लंबा इंतजार करने के बजाय उसके लिए जल्द से जल्द रिसर्च करना बेहतर था। इस तरह जैसे ही उसे मौका मिलता वह तुरंत उसका फायदा उठा लेता। आखिरकार शेयरों को पहले ही खरीद लेने में हमेशा फायदा होता है, हालांकि इंतजार करने के भी अपने फायदे होते हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस समय वे बाहर नहीं जा रहे थे वह क्रिश के लिए सबसे शांतिपूर्ण समय था, जब से वह शर्वानी का अंगरक्षक बना था। हालांकि शर्वानी ट्रेनिंग के दौरान परेशानियां पैदा करती रही, फिर भी उसने क्रिश द्वारा दिए गए हर निर्देश का पालन किया। ये कहा जा सकता है कि वह काफी अच्छी छात्रा थी। लेकिन फिर एक और समस्या आई जो क्रिश को भी परेशान कर रही थी। वह ये कि शर्वानी की शारीरिक क्षमताएं क्रिश के पास मौजूद सभी कौशलों को संभाल नहीं पा रही थीं। लेकिन फिर भी क्रिश के लिए उसे सिस्टम से प्राप्त सबसे बुनियादी युद्ध कौशल सिखाना ही काफी था। जहां तक मध्यवर्ती स्तर के कौशल की बात है तो क्रिश ने उसे शर्वानी को सिखाने के बारे में सोचा भी नहीं था। आखिरकार अगर वह उसे सिखाता है और किसी समय वह उसे पीटने का फैसला करती है तो वह क्या करेगा। बेशक उसके लिए उन कौशलों को प्रदर्शित करने में सक्षम होना असंभव था, लेकिन फिर भी कौन बता सकता है कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति को महामानव में बदलने की संभावना है। किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार न होते हुए क्रिश ने शर्वानी को बुनियादी कौशल सिखाना जारी रखा। फिर भी उसने जो कौशल उसे बताए वे निश्चित रूप से उसके पास मौजूद कौशल की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थे, और इस प्रकार शर्वानी जबरदस्त गति से सुधार कर रही थी। लेकिन फिर भी उसे जो कौशल सिखाया जा रहा था उसमें औसत स्तर तक निपुणता प्राप्त करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। क्रिश भी कुछ ऐसा सोच रहा था जिस पर वह कार्ड का इस्तेमाल कर सके, लेकिन आज तक उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया था। वह जो भी सोचता था उसे कार्ड की क्षमता को बर्बाद करने के रूप में माना जाता था। आखिरकार सिस्टम ने उसे इस बात की कोई सीमा नहीं दी थी कि वह किस स्तर की वस्तु पर कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब ये था कि वह इसे एक साधारण छड़ी से लेकर दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक तक पर इस्तेमाल कर सकता था। क्रिश असहाय था, लेकिन उसके पास इसके बारे में कुछ भी करने के लिए नहीं था। वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था, उम्मीद कर रहा था कि शायद सिस्टम उसे कोई ऐसी वस्तु दे जो उच्च तकनीकी स्तर की हो। इस तरह वह उस पर कार्ड का उपयोग कर सकता था। किरण और लीला से जुड़े मामले में शंभू के अलावा किसी को नहीं पता था कि क्या चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी कंपनियों से जुड़े कुछ मामलों को निपटाने में काफी व्यस्त थे। ये देखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अभी भी जारी थी, उनके लिए मामले को गंभीरता से लेना स्वाभाविक था। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि उन्होंने लड़ाई को सभी कंपनियों को निशाना बनाने से कम करके एक समय में केवल एक विशिष्ट कंपनी को निशाना बनाने तक सीमित कर दिया था। क्रिश ने पहले ही उस बूढ़े व्यक्ति से बात कर ली थी जो जाग गया था। ऐसा लग रहा था कि सर्जरी सफल रही, लेकिन फिर भी बूढ़े व्यक्ति को ठीक होने के लिए अगले कुछ हफ्तों तक अस्पताल में ही रहना होगा। इस बारे में सोचते हुए क्रिश ने फैसला किया कि उसे उस बूढ़े आदमी को उस इलाके से हटाना होगा। आखिरकार शहर के उस हिस्से में रहने वाले गुंडे किसी न किसी तरह से बिना किसी कारण के बूढ़े आदमी को निशाना बनाने का फैसला कर ही सकते थे। उस बूढ़े आदमी की जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था जिसने कई सालों तक उसकी मदद की थी। इसलिए क्रिश ने फैसला किया कि उसे उसके रहने के लिए एक बेहतर जगह तलाशनी होगी। क्रिश अभी अपने घर पर था। उसने अभी अभी शर्वानी के साथ ट्रेनिंग सेशन खत्म किया था और फ्रेश होने के लिए वापस आया था। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आया उसे अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त हुआ। 1 सप्ताह तक अंगरक्षक के रूप में नौकरी बनाए रखने का मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को रूप बदलने वाली घड़ी से पुरस्कृत किया गया है। क्रिश इस मिशन के पूरा होने का इंतजार करते करते पहले से ही थोड़ा अधीर हो गया था, लेकिन अब जब सिस्टम से यह पुष्टि मिली कि मिशन वास्तव में पूरा हो गया है तो वह रोमांचित होने से खुद को नहीं रोक सका। अपने इनाम को देखकर क्रिश एक बार फिर अचंभित हो गया। ये सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन अगले ही पल वह अचानक रोमांचित हो गया। एक दिखावट बदलने वाली घड़ी। क्या ये घड़ी जो उसे सिस्टम द्वारा पुरस्कृत की गई थी, उसके पास उसकी दिखावट बदलने की क्षमता थी? फिर भी घड़ी के अपना रूप बदलने की संभावना थी, जो निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसके लिए क्रिश सिस्टम को दोष देगा यदि वास्तव में उसके पास अकेले वह क्षमता थी। आखिर घड़ी का रूप बदलने से वह क्या करेगा? ये कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से बेकार है। फिर भी उम्मीद थी। अगर इसमें लोगों और अन्य वस्तुओं का रूप बदलने की क्षमता है तो यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। क्रिश खुद को आहें भरने से रोक नहीं पाया। सिस्टम की एकमात्र समस्या ये थी कि उसे आइटम देने के बावजूद उसने तुरंत उनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगर सिस्टम ने वास्तव में उसे दिए गए इनाम के बारे में विवरण दिया होता तो उसे दिए गए इनाम के बारे में कई बातें क्यों अटकलें लगानी पड़ती।
एक दिखने में बदलने वाली घड़ी और एक प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड निश्चित रूप से ऐसी चीजें थी जो इस दुनिया में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए उनके लिए इंटरनेट से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना असंभव था। यह माना गया है कि होस्ट सिस्टम को किसी आइटम के बारे में स्पष्टीकरण और विवरण देने के लिए प्रेरित करता है। इस कारण से सिस्टम द्वारा होस्ट को दिए जाने वाले प्रत्येक आइटम के लिए उस विशिष्ट आइटम के बारे में विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। क्रिश ने अपना सिर हिलाया। अब ये बेहतर था। आखिरकार वह किसी चीज के बारे में सोचते हुए अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को बर्बाद नहीं करेगा, भले ही वह सही उत्तर का अनुमान न लगा पाए। रूप बदलने वाली घड़ी एक बार इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु जो पहनने वाले को अपना रूप बदलने में सक्षम बनाती है। पहनने वाला व्यक्ति 24 घंटे तक अपना बदला हुआ रूप बनाए रख सकता है। ये घड़ी दुनिया भर में गुर्दिन्हो नामक एक शिल्पकार द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, बस इतना ही काफी है। आपको मुझे इस वस्तु के बारे में इतना विस्तृत विवरण देने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि इसका उपयोग कैसे करना है और इसका उपयोग कैसे करना है। क्रिश ने तुरंत सिस्टम को बंद कर दिया और उसे अनावश्यक जानकारी देना जारी रखा। लेकिन फिर भी उसे एक बात पता चल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वहां दूसरी सभ्यताएं भी हैं। बस ये बात थी कि वह उस समय उससे बहुत दूर थी और उसके लिए उस जानकारी को जानना बेकार था। इस घड़ी का उपयोग करने के लिए पहले इसे पहनना होगा। उसके बाद पहनने वाले को घड़ी के किनारे पर बटन दबाना होगा, फिर अपनी पसंद का लुक चुनना होगा। घड़ी का लुक उपयोगकर्ता द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है। यदि घड़ी की क्षमता को बनाए रखना है तो उपस्थिति बदलने वाली घड़ी का उपयोगकर्ता 24 घंटे तक अपनी मूल उपस्थिति में वापस नहीं आ पाएगा। यदि उपयोगकर्ता अपनी मूल उपस्थिति में वापस आ जाता है तो घड़ी की क्षमता का प्रभाव गायब हो जाएगा और साथ ही घड़ी भी गायब हो जाएगी। 24 घंटे पूरे होने के बाद घड़ी गायब हो जाएगी और साथ ही उपस्थिति बदलने की क्षमता भी गायब हो जाएगी। अध्याय 100 अपग्रेड शेयर अधिग्रहित 24 घंटे पूरे होने के बाद घड़ी गायब हो जाएगी और साथ ही उपस्थिति बदलने की क्षमता भी गायब हो जाएगी। क्रिश ने दिखावट बदलने वाली घड़ी के काम का वर्णन करने वाले संकेतों की श्रृंखला को देखा। वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी दिखावट बदलने में सक्षम होने का मतलब था कि वह ऐसी स्थिति से बाहर निकल सकता है जिसे संभालना उसके लिए काफी मुश्किल था, या उस व्यक्ति से बच सकता था जिसे वह संभाल नहीं सकता था। एकमात्र कमी ये थी कि दिखने में बदलाव वाली इस घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ 24 घंटे तक ही किया जा सकता था, उसके बाद ये गायब हो जाती थी। संक्षेप में कहें तो यह एक उपभोग्य वस्तु थी। इससे क्रिश को तुरंत यह अंदाजा हो गया कि उसे घड़ी का इस्तेमाल केवल तभी करना चाहिए जब वह जरूरी हो, अन्यथा उसके लिए रूप बदलने वाली घड़ी की क्षमताओं का परीक्षण करना बेकार होगा। क्रिश अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। कुछ समय पहले ही उसे सिस्टम से एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड कार्ड मिला था। सिस्टम के अनुसार इसका उपयोग किसी भी वस्तु पर कम से कम 50 साल और अधिकतम 100 साल तक उस वस्तु की टेक्नोलॉजी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था। ये सोचते हुए क्रिश ने तुरंत अपनी पतलून की जेब से वह कार्ड निकाला जो उसने अंदर आते समय पहना हुआ था। उसने इसे देखा, फिर तय किया कि वह इसे घड़ी पर इस्तेमाल करेगा। वह बता सकता था कि जो रूप बदल रहा है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जिसका अर्थ है कि बाद में इसकी क्षमता भयावह होगी। भले ही यह इस तथ्य को न बदले कि यह एक उपभोग्य वस्तु थी, फिर भी ये कुछ ऐसा होने वाला था जो उसे कुछ बड़ा करने में सक्षम बनाने वाला था, या यहाँ तक कि उसकी जान भी बचाने वाला था। एक विचार के साथ उसने तुरंत उस बदलती हुई घड़ी को वापस लेने का फैसला किया। फिर अगले ही पल उसके सामने एक रोशनी दिखाई दी और जिस क्षण वह गायब हुई, एक घड़ी बिस्तर के पास की अलमारी पर पड़ी थी। क्रिश को अब घड़ी के दिखने के तरीके से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसके पास जो कार्ड था वह भी वैसा ही दिख रहा था। क्रिश ने घड़ी उठाई और उसकी बारीकी से जांच की। घड़ी में किसी भी तरह की शान नहीं थी। ये शुद्ध काले रंग की थी और कम से कम ये तो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। क्रिश ने उसे देखा और पाया कि घड़ी पर सिर्फ एक बटन था। बेशक चूंकि यह एक घड़ी थी इसलिए ये काम कर रही थी। यह एक सामान्य मैकेनिकल घड़ी की तरह ही काम करती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिश ने तुरंत कार्ड को घड़ी पर रख दिया। वह कुछ सेकंड तक इंतजार करता रहा, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक संकेत प्रकट हुआ। क्या आप उपस्थिति बदलने वाली घड़ी पर प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, क्रिश ने तुरंत जवाब दिया। अगले ही पल उसके हाथ में जो दो चीजें थीं, वे एक चमकदार सुनहरी रोशनी में लिपट गईं। फिर इससे पहले कि वह आश्चर्यचकित हो पाता, वे उसके हाथों से गायब हो गईं। कुछ ही सेकंड के बाद एक और संकेत दिखाई दिया। बधाई हो, दिखावट बदलने वाली घड़ी को अपग्रेड कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी अपग्रेड कार्ड का उपयोग कर लिया गया है। क्रिश ने कुछ सेकंड और इंतजार किया, लेकिन करीब 5 सेकंड इंतजार करने के बाद भी घड़ी नहीं दिखी। और इससे पहले कि वह सिस्टम से घड़ी के बारे में पूछ पाता, एक और प्रॉम्प्ट दिखाई दिया।
प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड द्वारा उन्नत की जाने वाली सभी वस्तुओं का दावा मेजबान द्वारा उसी तरह किया जा सकता है जिस तरह मेजबान उन वस्तुओं का दावा करता है जो उसे पुरस्कृत की जाती हैं। एक साधारण कंधे उचकाते हुए उत्सुकता के साथ कृष ने तुरंत घड़ी के बारे में सोचा। फिर अगले ही पल वह रोशनी की चमक के साथ बेडसाइड कैबिनेट पर दिखाई दी। कृष ने घड़ी को देखा और पाया कि यह बदल गई है। इस बार घड़ी का रंग अभी भी काला था, लेकिन फिर भी इसके पट्टे पर सुनहरे पैटर्न थे। इसके अलावा जहां समय प्रदर्शित होता था उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया था और उसके चारों ओर एक चांदी का घेरा बना हुआ था। घड़ी की आभा पूरी तरह बदल गई थी। इस बार यह अब नीरस नहीं लग रही थी, बल्कि इसके बजाय इसमें एक शाही स्वभाव था। इसे देखते ही कोई भी इसकी भव्यता से अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता था। जैसे ही कृष्ण ने घड़ी उठाई, उसके सामने एक और संदेश प्रकट हुआ जिसमें उन्नत की गई घड़ी का विवरण था। उपस्थिति बदलने वाली घड़ी, उपयोगकर्ता की उपस्थिति बदलने की क्षमता वाली वस्तु। उपस्थिति बदलने वाली घड़ी के उपयोग की प्रक्रिया अभी भी वही है। उपस्थिति बदलने वाली घड़ी का उपयोग उपयोगकर्ता की उपस्थिति बदलने के लिए महीने में 5 बार तक सीमित है। प्रत्येक परिवर्तन स्थायी हो सकता है जब तक कि उपयोगकर्ता अपनी मूल उपस्थिति पर वापस लौटने का निर्णय न ले। कृष को जब बदली हुई घड़ी के बारे में जानकारी मिली तो वह तुरंत ही रोमांचित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे घड़ी को 5 बार इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि यह महीने में सिर्फ 5 बार इस्तेमाल करने की सीमा थी, फिर भी ऐसा नहीं था कि वह एक ही महीने में कई बार अपनी शक्ल बदलने की योजना बना रहा था। इसके अलावा अगर वह अपना रूप बदल लेता तो उसे दोबारा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह बदलाव तब तक चलेगा जब तक वह चाहेगा। इसके अलावा 5 बार इस्तेमाल करना पर्याप्त था, क्योंकि हर बार इस्तेमाल करने पर यह लंबे समय तक चलेगा। कृष ने घड़ी पहनने से पहले काफी देर तक उसे देखा। फिर वह बिस्तर पर आराम से लेट गया और शंभू द्वारा भेजी जाने वाली सूचना का इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटे बाद शंभू की ओर से एक ईमेल आया। ईमेल में $500 मिलियन वाली कंपनियों के बारे में जानकारी थी। इसलिए कृष ने तुरंत जानकारी पढ़ने का फैसला किया। पूरी जानकारी को समझने में उसे करीब 3 घंटे लगे। ऐसा लग रहा था कि शंभू ने काफी छानबीन की थी और कृष को जो जानकारी मिली थी वह काफी विस्तृत थी। इसके अलावा उपलब्ध बुनियादी जानकारी के अलावा कंपनियों के मौजूदा प्रदर्शन और भविष्य में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रगति के बारे में भी एक रिपोर्ट थी। इस तरह कृष ये बताने में सक्षम था कि कंपनी को नुकसान होने की संभावना है या नहीं। सारी जानकारी पढ़ने के बाद कृष आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें किस कंपनी में निवेश करना है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत इस पर फैसला ले लिया। अगले ही पल एक संकेत उनकी नजरों के सामने आ गया। मेजबान को बधाई, 51% शेयर अधिग्रहित कर लिए गए हैं। सभी प्रक्रियाएं अगले 3 घंटों में पूरी हो जाएंगी। शेयरों के हस्तांतरण को पूरा करने के लिए मेजबान की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। कृष को वह आखिरी हिस्सा तुरंत पसंद आ गया। आखिरकार वह शेयर ट्रांसफर पूरा करने के लिए कंपनी में नहीं जाना चाहता था। बेशक अगर उसे जाना ही पड़ता तो उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सिस्टम ने पहले ही उसके विचारों को समझ लिया था और उसे यहां रहने के लिए सक्षम कर दिया था। लेकिन शेयरों का हस्तांतरण पूरा हो जाएगा। सामान्य अवसरों पर उसे संदेह होना चाहिए था कि क्या उसकी उपस्थिति के बिना शेयरों को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन चूंकि शेयर सिस्टम से आए थे इसलिए ये स्पष्ट था कि सिस्टम में निश्चित रूप से कृष की उपस्थिति के बिना हस्तांतरण करने की क्षमता थी। लेकिन फिर भी कृष को एक बात की चिंता सताती रहती थी। अगर कोई उसके बारे में खोजबीन करे तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि वह कई सालों तक एक गरीब युवक था। लेकिन अचानक उसके पास एक ऐसी कंपनी के 51% शेयर आ गए जिसकी कुल संपत्ति $500 मिलियन थी। ये निश्चित रूप से संदिग्ध था और कृष को डर था कि अधिकारी पूछताछ के लिए आ सकते हैं। बेशक उसके पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वह बस इतना कह सकता था कि उसे शेयर कहीं से भी मिल गए। हस्तांतरण पूरा होने के लिए या तो दूसरे पक्ष को शेयरों को उसके नाम पर स्थानांतरित करने का फैसला करना था या फिर उसने शेयर खरीदे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी सच होना असंभव था। इसलिए कृष दुविधा में था कि अगर वे पूछना चाहें तो वह क्या करेगा। इसलिए उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, होस्ट को शेयरों की वैधता के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयरों की खरीद के दौरान के इतिहास के अनुसार शेयरों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा होस्ट से नहीं आया था, बल्कि एक अलग संस्था से आया था। ये संस्था पहले से ही सिस्टम द्वारा स्थापित की गई थी और इसकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की जा सकती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोपनीय माना जाता है। कृष ने आंखें झपकाईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना था। ऐसा लग रहा था कि यह सिस्टम काफी विश्वसनीय है। इसने 1 हफ्ते में ही अपनी एक संस्था स्थापित कर ली थी। इसके अलावा यह अच्छा हुआ कि यह पैसा उनके पास से नहीं आया, अन्यथा
वे पैसे के स्रोत के बारे में कैसे बता सकते थे जबकि उनके पास खुद इतना पैसा नहीं था कि वे किसी कंपनी के 51% शेयर खरीद सकें। आखिरकार क्रिश शांत हो गया। वह बस थोड़ी देर और इंतजार कर सकता था, फिर जाकर बूढ़े आदमी से मिलने का मौका ढूंढता। हालांकि उन्होंने फोन पर बात की थी, लेकिन उसे कोई और जगह ढूंढनी थी जहां बूढ़ा आदमी जा सके। उसे यकीन नहीं था कि लक्ष्मण फिर से मुसीबत मोल लेने आएगा या नहीं। बूढ़ा आदमी फिर से इस मामले में फंस सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। बेशक अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्रिश को बहुत ग्लानि होगी।